अध्याय 131 ग्रैंडमास्टर वांग का आश्चर्य। दो मेहमान वांग परिवार से हैं, दो माँ परिवार से हैं, दो झांग परिवार से हैं, और आखिरी वह लड़का है जो पहले यहाँ आया था और उसने कहा था कि वह हमारे फीनिक्स रेस्तरां की तीसरी मंजिल पर जाएगा जब वह दोबारा यहाँ आऊंगा। ये परिचारक बिल्कुल वही परिचारक था जिसने ये जियाओ के साथ तब सेवा की थी जब वह पहली बार यहाँ भोजन करने आया था। उस समय ये जियाओ ने इस अटेंडेंट को टिप के रूप में एक निम्न श्रेणी का स्पिरिट स्टोन दिया था, लेकिन किसने सोचा होगा कि इस अटेंडेंट ने वास्तव में मैनेजर माँ को बताया था कि ये जियो के पास स्पिरिट स्टोन है, जिसके कारण मैनेजर माँ लालची हो गया और उसकी नजरें उस पर टिक गईं। ये जियो। जब मैनेजर माँ ने सुना कि मेहमान तीन बड़े परिवारों से थे और ये जियाओ भी उनके साथ थे, तो वह जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकले और इन 7 मेहमानों का स्वागत करने गए। हाँ, स्वागत है, स्वागत है। मैनेजर माँ ने जब 3 बड़े परिवारों के मार्शल सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों को सामने आते देखा तो जोर से हंसे, लेकिन जल्द ही उसकी नजर बेहोश ये जियाओ पर पड़ी। उसे बेहोश देखकर उसे आश्चर्य हुआ, लेकिन सही तौर पर वह अपने पहले वाले भाव पर कायम है। फिर मैनेजर माँ उन्हें तीसरी मंजिल पर एक कमरे में ले जाते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद वांग परिवार के पहले बुजुर्ग ने ये जियो को बिस्तर पर लिटा दिया और उसे ग्रेड 3 उपचार की गोली खिलाई। बाकी लोग बिस्तर को घेर कर खड़े थे। मैनेजर माँ भी यहीं खड़े थे और वांग परिवार के पहले बुजुर्ग को ये जियाओ को ग्रेड 3 उपचार की गोली खिलाते हुए देख रहे थे। इस लड़के की पृष्ठभूमि निश्चित रूप से सरल नहीं है, मैनेजर माँ ने मन ही मन सोचा। मैनेजर माँ। इसी समय उसने अचानक माँ परिवार के दूसरे बुजुर्ग की आवाज सुनी। वह मुड़ा और दूसरे बुजुर्ग की ओर सम्मानपूर्ण दृष्टि से देखा। माँ परिवार के दूसरे बुजुर्ग ने कहा, कुछ हुआ जब हम क्लाउड स्मोक 1 के अंदर थे। ये लड़का हम 3 बड़े परिवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि प्रबंधक माँ उसके जागने तक उसकी देखभाल करेंगे। 3 बड़े परिवार इनाम देंगे, तुम बहुत हो। हाँ, दूसरी बड़ी माँ, आपको इस युवक के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उसकी बहुत देखभाल करूंगा, चिंता मत करो, मैनेजर माँ ने हंसते हुए कहा। झांग परिवार की अधेड़ उम्र की महिला मैनेजर माँ के सामने चली गई और बोली, मैनेजर माँ, हमारे जाने के बाद मैं एक ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट को यहाँ भेजूंगी ताकि यह लड़का जल्दी से ठीक हो जाए, और इन कुछ दिनों में अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो, आप हमारे 3 परिवारों में से किसी एक में आ सकते हैं। लेडी झांग, किसी भी बात की चिंता मत करो, मैं इस युवक की अच्छी देखभाल करूंगा, मैनेजर माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मन ही मन वह उत्साह से हंस रहे थे। और वह खुश कैसे न होता जब वह अपने घर में बैठा ही था तो एक बड़ी किस्मत ने अपना दरवाजा खोल दिया। ऐसा होने पर कौन खुश नहीं हो सकता। ये जियाओ को एक बार और देखने के बाद हर कोई चला गया। माँ बाओ ने अपने दिल में ठंडी खर्राटे ली, लेकिन फिर भी वह अपने परिवार के दूसरे बुजुर्ग के साथ चले गए। ये जियाओ का इलाज इसी क्षण से शुरू हुआ। सभी 6 मार्शल सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ अपने परिवारों में लौट आए और वहां जो कुछ भी हुआ उसके बारे में अपने परिवारों के मुखिया को बताया। जब 3 बड़े परिवारों के मुखियाओं ने सुनहरी ईंट के गायब होने की खबर सुनी तो वे तुरंत गुस्से से भड़क उठे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि सुनहरी ईंट को ये जियो द्वारा छिपाया जा सकता है तो उन्होंने खुद को शांत कर लिया। जब उन्होंने सुना कि शायद ये जियाओ प्रथम श्रेणी के देश या यहाँ तक कि ग्रैंड जिया साम्राज्य के शाही परिवार से आया है तो वे तुरंत उत्साहित हो गए और जितनी जल्दी हो सके ये जियो का इलाज करने का आदेश दिया। तीनों महान परिवारों ने अल्केमिस्ट एसोसिएशन के एक ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट से अनुरोध किया कि वह आए और ये जियो को देखें और उसे जल्दी से ठीक करें। ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट ने ये जियाओ पर नजर डालने के बाद उत्तर दिया कि ये जियो को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई है और वह जरा भी घायल नहीं हुआ है। ये सिर्फ इतना है कि उसने बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग किया, इतना कि ये जियो जितना उपयोग कर सकता था उससे बहुत अधिक था, और बस इसी वजह से उन्हें गहरी नींद आ गई। उसके शरीर की हर ऊर्जा का उपयोग हो चुका था और यह पहले से ही एक चमत्कार है कि ये जियाओ केवल बेहोश हो गया लेकिन मरा नहीं। ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट ने यह भी कहा कि ये जियो जैसे ही अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और महत्वपूर्ण ऊर्जा को पुनः प्राप्त करेगा, जाग जाएगा। उसे सुनकर झांग, वांग और माँ परिवार के सभी मुख्य सदस्यों ने राहत की सांस ली और उस दिन का इंतजार करने लगे जब ये जियो जाग जाएगा।
अंडरस्को एजियो ड्रैगन कंट्री अंडरस्को अल्केमिस्ट एसोसिएशन की तीसरी मंजिल पर एक कमरे में अंडरस्को एक बूढ़ा आदमी पालथी मारकर बैठा था। वह खेती नहीं कर रहा था बल्कि कुछ सोच रहा था। स्वर्ग भक्षण करने वाला दिव्य ड्रैगन। मुझे ये याद क्यों नहीं आ रहा कि मैंने ये नाम कहाँ सुना था। ये बूढ़ा व्यक्ति ये जियाओ का गुरु था, जो एजियो ड्रैगन देश का एकमात्र ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट था। दूसरों की तरह उसने भी वह सब कुछ देखा था जो घटित हुआ था। जब उसने वह रौबदार आवाज सुनी जिसमें कहा गया था, स्वर्ग को निगलने वाले दिव्य ड्रैगन को स्वर्ग और पृथ्वी को खा जाओ, तो उसे लगा कि उसने ये नाम पहले भी कहीं सुना है। उस क्षण के बाद से उसने ये याद करने की बहुत कोशिश की कि उसने ये नाम पहले कहाँ सुना था, लेकिन हर बार वह कुछ भी याद करने में असफल रहा। इसलिए वह पालथी मारकर बैठ गया और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। शांत होने के बाद वह एक बार फिर स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन के विषय में सोचने लगा। अचानक मानो ग्रैंडमास्टर वान को कुछ याद आ गया। वह झटके से खड़े हो गए और बुदबुदाए, मुझे याद है, हाँ, मुझे याद आया। मैंने एक प्राचीन अखबार में हेवन डिवोरिंग डिवाइन के बारे में पढ़ा था, जो वास्तव में एक प्राचीन किताब का फटा हुआ कागज था। उस कागज पर प्राचीन भाषा में लिखा था कि हेवन डिवोरिंग डिवाइन ड्रैगन एक प्राचीन ड्रैगन था जो 9 स्वर्गों के साथ पैदा हुआ था। उस कागज पर और भी बातें लिखी थी, लेकिन चूंकि वह प्राचीन भाषा में थी, उस फटे हुए प्राचीन कागज पर क्या लिखा था यह मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं केवल इसलिए इतना समझ सका क्योंकि उस समय मैं प्राचीन भाषा को पढ़ना और समझना सीख रहा था। लेकिन एक प्राचीन ड्रैगन जैसा स्वर्ग भक्षण करने वाला दिव्य ड्रैगन यहाँ इस निचले क्षेत्र में कैसे प्रकट हो सकता है? ग्रैंड मास्टर वान सोचने लगे, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर ये जियाओ को ये पता होता तो वह निश्चित रूप से बहुत आश्चर्यचकित होता। उनके गुरु की पहचान निश्चित रूप से एजियो ड्रैगन कंट्री जैसे तीसरी श्रेणी के देश के ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट जितनी सरल नहीं थी। दस्तक। अचानक उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वह खड़ा हुआ और दरवाजा खोला और देखा कि व्हाइट स्नो संप्रदाय के संप्रदाय नेता अपने शिष्य लिन लिंग के साथ उसके सामने खड़े थे। ग्रैंड मास्टर वान, गुरु और शिष्य दोनों जोड़ी ने उनका स्वागत किया। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, स्नो सेक्ट मास्टर, क्या ऐसी कोई चीज है जिसके लिए आपको मेरी मदद की जरूरत है? व्हाइट स्नो संप्रदाय के संप्रदाय नेता ने अपना सिर हिलाया और कहा, ग्रैंड मास्टर वान, मेरा शिष्य अब पहले से ही एक मूलकोर क्षेत्र मार्शल कलाकार है। अब मैं चाहता हूं कि वह एक स्ट्रीम आइस सेज लीफ खाए और एक स्ट्रीम आइस सेज बॉडी प्राप्त करे। लेकिन चूंकि एक स्ट्रीम आइस सेज लीफ 7वीं कक्षा की औषधीय जड़ी बूटी है, इसलिए मैंने सोचा कि यह बहुत बेहतर होगा अगर लिंगर इसे आपके सामने खाएगा। मैं आड़ू में रहूंगा और बिना किसी चिंता के। मैं बस इतना चाहता हूं कि एक स्ट्रीम आइस सेज बॉडी को जागृत करने की प्रक्रिया के दौरान अगर लिंगर को कुछ होता है तो ग्रैंड मास्टर वांग उसकी मदद करें। ये बताने के बाद व्हाइट स्नो संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ग्रैंड मास्टर वांग की ओर देखने लगे। ये पहली बार था वह ग्रैंड मास्टर वांग से मदद मांगने के लिए यहाँ आई थी, क्योंकि वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो वर्तमान में एजियो ड्रैगन कंट्री में एक स्ट्रीम आइस सेज लीफ के बारे में सब कुछ जानते थे। और वह ये भी नहीं चाहती थी कि उसकी शिष्य लिन लिंग को कुछ हो। लिन लिंग ने भी ग्रैंड मास्टर वांग को बहुत सम्मानजनक दृष्टि से देखा। वह 2 कारणों से उनका सम्मान करती थी। पहला कारण ये था कि ग्रैंड मास्टर वांग एजियो ड्रैगन कंट्री में कीमिया के एकमात्र ग्रैंड मास्टर थे, और दूसरा कारण ये था कि वही एजियो के मास्टर थे। ये जियाओ ने उसके साथ बराबरी की लड़ाई लड़ी, लेकिन वह जानती थी कि अगर ये जियाओ ने उसके खिलाफ लड़ाई में सीक्रेट फिंगर आर्ट का इस्तेमाल किया होता तो वह निश्चित रूप से हार जाती। और ये जियो भी लिन हाओ की दोस्त थी, और उसकी नज़र में लिन हाओ की दोस्त उसके सम्मान के लायक थी, और उसके सामने ग्रैंडमास्टर वांग ये जियो के मास्टर थे। वह उसका सम्मान कैसे नहीं कर सकती? ठीक है, मैं उसकी मदद करूंगा। ग्रैंड मास्टर वांग मुस्कुराए और लिन लिंग की मदद करने के लिए सहमत हुए। अध्याय 132 प्राचीन गठन वाले भगवान की यादें। समय बीतता गया, इलाज भी चलता रहा, लेकिन ये जियाओ बेहोश ही रहा। वह नहीं उठा। जल्द ही 1 महीना बीत गया और इस दिन ये जियाओ ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी जब उसे एक रिकवरी गोली खिलाई गई।
कुछ ही समय बाद उसने अपनी आंखें खोली और खुद को एक बहुत ही शानदार कमरे में एक बड़े बिस्तर पर पाया। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा भी प्रचुर थी। उसने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की लेकिन तुरंत ही उसे अपने शरीर के हर छिद्र से अत्यधिक दर्द महसूस हुआ। क्या हुआ? ये जियाओ ने मन ही मन बुदबुदाया और सोचने की कोशिश की कि वह ऐसा क्यों बन गया, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं रहा। उस समय वह आदमी माँ मुझे अपमानित करना चाहता था, लेकिन अचानक मेरे अतीत के कई दृश्य मेरे दिमाग में आने लगे और अचानक मेरा दिमाग खाली हो गया। मुझे उसके बाद कुछ भी याद नहीं है। मुझे यहाँ कौन ले गया? ये जियाओ उस व्यक्ति के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका जो उसे यहाँ ले गया था। यह जब उसने अवचेतन रूप से स्वर्गीय मोती में प्रवेश करने की कोशिश की तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह बिना किसी चेतावनी के सीधे घास के मैदान में प्रकट हुआ। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कम से कम पूरे 1 महीने तक बेहोश था? वास्तव में क्या हुआ? ये जियाओ मदद नहीं कर सका, लेकिन फिर से उस सब कुछ के बारे में सोचने लगा जो पहले हुआ था, लेकिन उसे निराशा हुई। वह कुछ भी याद नहीं कर पा रहा था। उसका पूरा शरीर अभी भी दर्द में था, इसलिए वह तुरंत जेड लोट्स के सामने चला गया और ठीक होने के लिए उनमें से एक को निगल लिया। जल्द ही जेड लोट्स के औषधीय गुणों का असर हुआ और दर्द उसके शरीर से ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। चूंकि ये जियाओ को कुछ भी याद नहीं था, इसलिए उसने खुद के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। केवल एक विचार के साथ उसने आत्मा चुराने वाले फल की जड़ निकाली और उसे जेड लोट्स के ठीक विपरीत घास के मैदान में लगा दिया। स्पिरिट स्टीलिंग फ्रूट की जड़ को रोपने के बाद, जिसके दोबारा खिलने की संभावना 1% से भी कम है, वह 9 स्टोरी पैगोडा की पहली मंजिल पर पहुंचे। वह इस बार प्राचीन निर्माण भगवान की यादों के लिए यहां आए थे। वह पहले से ही एक ओरिजिन कोर रियलम मार्शल कलाकार था, इसलिए वह प्राचीन संरचना भगवान की यादों के साथ विलय करने के योग्य था। क्या मेरे साथ क्या हुआ है? जब उन्होंने यादों के साथ विलय की योग्यता के बारे में सोचा तो उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उनकी साधना मूल क्षेत्र के चौथे चरण से गिरकर मूल क्षेत्र के पहले चरण में आ गई। क्यों? मेरी खेती क्यों गिर गई? क्यों? ये जियो मदद नहीं कर सका, लेकिन जोर से चिल्लाया। हालांकि उनके लिए खेती करना बहुत आसान था। उसे बस खाने की जरूरत थी और उसकी खेती बढ़ेगी, लेकिन फिर भी उसे खाने का मौका पाने और अपनी खेती को बढ़ाने के लिए संघर्ष करने की जरूरत थी। वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सके कि उनकी खेती 3 चरणों में गिर गई। अचानक उसने अपना सिर पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया। उसे अपने मन में कुछ उभरता हुआ महसूस हुआ। जब दर्द कम हुआ तो उसने जांच की कि उसके दिमाग में क्या आया और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि कुछ जानकारी थी। उसने इसकी जांच की और चौंक गया। उसने वास्तव में एक नई क्षमता प्राप्त की, लेकिन सवाल यह है कि कैसे? उन्होंने पूरी जानकारी पढ़ी और अंततः इस नई क्षमता के प्रकट होने का कारण समझ गए। ज्यादा जानकारी नहीं थी। वह केवल ये समझ पाया कि किसी तरह स्वर्ग को निगलने वाले दिव्य ड्रैगन ने बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा को निगल लिया और यह ऊर्जा कुछ ऐसी थी जो विनाश की आभा से भरी हुई थी। यह ऊर्जा कुछ ऐसी थी जो इस दुनिया की किसी भी ऊर्जा से संबंधित नहीं थी। ये कुछ अलग था, हर चीज से अलग। चूंकि स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन ने उसे किसी तरह तब निगल लिया जब वह अभी भी बेहोश था, इसका मतलब है कि वह उस विनाशकारी ऊर्जा का उपयोग अपनी इच्छानुसार कर सकता है। आखिरकार, जैसा कि कहा जाता है, स्वर्ग को निगलने वाला दिव्य ड्रैगन स्वर्ग और पृथ्वी को निगल जाता है और इसे अपने रूप में उपयोग करता है। इसका मतलब यह है कि यह जिस भी चीज को खा जाता है, उस चीज का उपयोग इस तरह कर सकता है जैसे कि यह उसकी अपनी क्षमता हो। और चूंकि हेवन डिवोरिंग डिवाइन ड्रैगन एक ड्रैगन था जिसे उसने अपनी चेतना के समुद्र में बनाया था और वह उसे निगलने की क्षमता का उपयोग कर सकता है, वह हेवन डिवोरिंग डिवाइन ड्रैगन द्वारा निली गई हर चीज का भी उपयोग कर सकता है। वह जानना चाहता था कि स्वर्ग को निगलने वाले दिव्य ड्रैगन ने इस अत्यंत विनाशकारी ऊर्जा को कैसे निगल लिया, लेकिन वह फिर से निराश हो गया क्योंकि वह इसका कारण समझने में असमर्थ था। क्यों? इसे छोड़ो। ये जियाओ ने इस विचार को दूर कर दिया और देखना शुरू कर दिया कि वह विनाशकारी ऊर्जा क्या थी, लेकिन फिर से उसके दिमाग में ऊर्जा की एक धारा प्रकट हुई। ऊर्जा की यह धारा स्वर्गीय मोती द्वारा भेजी गई थी। स्वर्गीय मोती उससे संवाद कर रहा था।
इसके बाद उन्हें हेवनली पल द्वारा बताया गया कि उनके पास अभी उस ऊर्जा का उपयोग करने की योग्यता नहीं है। वह विनाशकारी ऊर्जा जो भी हो वह अब मेरी है। मैं इसका उपयोग क्यों नहीं कर सकता? ये जियाओ चिल्लाया क्योंकि उसे स्वर्गीय मोती के प्रति कुछ गुस्सा महसूस हुआ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसे बस इतना बताया गया कि उसके पास उस विनाशकारी ऊर्जा के संपर्क में आने की योग्यता नहीं है। चूंकि वह स्वर्गीय मोती के साथ कुछ नहीं कर सका, इसलिए उसने इसे सहन किया। ये जियाओ ड्रैगन कोइलिंग कॉल्ड्रॉन के सामने चला गया और उसका ढक्कन खोला। वहां उसने एक बार फिर प्रकाश की दो परिचित छोटी गेंदें देखी। प्रकाश की एक गेंद नीले रंग की थी जबकि प्रकाश की दूसरी गेंद बैंगनी रंग की थी। प्रकाश की नीली गेंद प्राचीन निर्माणकर्ता भगवान की स्मृतियों से युक्त थी, जबकि प्रकाश की बैंगनी गेंद हथियार शोधन के प्राचीन देवता की स्मृतियों से युक्त थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और प्रकाश की नीली गेंद को बाहर निकाला और फिर उसने ड्रैगन कोइलिंग कॉल्ड्रॉन का ढक्कन बंद कर दिया। इसे बाहर निकालने के बाद उन्होंने प्रकाश की नीली गेंद को देखा जो एक सुरक्षात्मक बाधा से ढकी हुई थी। टकराना। काचा। ये जियाओ ने अपनी पूरी ताकत से उस पर मुक्का मारा और उसके हमले के तहत सुरक्षात्मक बाधा ढहने लगी। बूम! एक तेज ध्वनि के साथ वह सुरक्षात्मक अवरोध, जिसने प्रकाश की इस नीली गेंद को न जाने कितने वर्षों तक सुरक्षित रखा, अंततः अनगिनत टुकड़ों में टूट गया और पतली हवा में गायब हो गया। जैसे ही सुरक्षात्मक अवरोध टूटा, प्रकाश की वह नीली गेंद उसके हाथ से उड़ गई और सीधे ये जियाओ की भौहों के बीच में घुस गई। जैसे ही प्रकाश की नीली गेंद ये जियाओ की भौहों के बीच में दाखिल हुई, 9 स्टोरी पैगोडा की पहली मंजिल पर एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। ये जियाओ अपना सिर पकड़कर सीधे उस स्थान पर बैठ गया जहां वह खड़ा था। दर्द, इतना दर्द। ये जियाओ ने अपने दिमाग में नई जानकारी हासिल करने और यादों के साथ विलीन होने की प्रक्रिया को कई बार अनुभव किया, लेकिन फिर भी वह हर बार दर्द को सहन करने में असमर्थ था। प्राचीन भगवान की यादों के साथ विलीन होना एक दर्दनाक प्रक्रिया थी और चाहे ये जियाओ ने दर्द से राहत पाने की कितनी भी कोशिश की, वह ऐसा करने में असमर्थ था। एक के बाद एक कई नई जानकारियां और ज्ञान प्रकट होने लगे और उनके दिमाग में मजबूती से अंकित होने लगे। वह प्राचीन निर्माण भगवान की यादों में विलीन होते हुए दर्द से कराह रहा था। न जाने कितना समय बीतने के बाद आखिरकार दर्द कम होने लगा और आखिरकार उसे थोड़ा आराम महसूस होने लगा। कुछ ही समय बाद उसके सिर से दर्द पूरी तरह गायब हो गया। दर्द के कारण ये जियाओ पसीने से भीग गया था। अंततः दर्द समाप्त हो गया। मैं अभी भी उस दर्द का आदी नहीं हूं जो तब प्रकट होता है जब मैं प्राचीन देवताओं की यादों में विलीन हो रहा होता हूं। असहनीय दर्द के बारे में सोचते ही ये जियाओ डर से कांपने लगा। किसी प्राचीन देवता की स्मृतियों में विलीन होना कोई छोटी बात नहीं थी। वह अभी भी उस भयानक दर्द के एहसास से बाहर नहीं आया था, इसलिए वह बैठ गया और 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत प्रसारित करना शुरू कर दिया। ये जियाओ को फिर से झटका लगा जब उन्होंने अपनी साधना तकनीक को प्रसारित करना शुरू किया, क्योंकि केवल इस समय उन्होंने देखा कि 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत की उनकी साधना पूरी होने वाली थी। उन्होंने पहले ही किसी तरह 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत को समझ लिया है और विकसित कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि कब? उसे अचानक महसूस हुआ कि जब उसका दिमाग क्लाउड स्मोक 1 में शून्य हो गया, तो उस समय निश्चित रूप से कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण घटित हुआ होगा। अन्यथा वह विनाशकारी ऊर्जा की उपस्थिति की व्याख्या कैसे कर सकता है? वह कैसे समझा सकते हैं कि 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत की उनकी खेती क्यों आसमान छू रही है? उन्होंने अनजाने में 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत को लगभग अपने चरम पर पहुंचा दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अपनी साधना तकनीक की पहली परत को उसके चरम पर पहुंचाने के बाद वह एक दूसरा ड्रैगन बना सकता है और 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की दूसरी परत की खेती शुरू कर सकता है। अध्याय 133 असंख्य अग्नि छवि तकनीक। कुछ समय बाद ये जियो ने 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत का प्रसार बंद कर दिया। फिर उसने एक लंबी सांस ली और छोड़ दी और उस जानकारी और ज्ञान पर गौर करना शुरू कर दिया जो उसने प्राचीन निर्माण भगवान की यादों के साथ विलय करके प्राप्त किया था।
हे भगवान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सीखने के लिए इतना कुछ है। संरचनाओं का ज्ञान किसी भी तरह से कीमिया के ज्ञान से कमतर नहीं है। ये जियाओ को तब झटका लगा जब उसने अभी अभी प्राप्त जानकारी और ज्ञान का अध्ययन किया। जब उन्हें संरचनाओं से जुड़ी सारी बातें समझ में आई तो वह भी हैरान रह गए। संरचनाएं और शिलालेख कीमिया के समान ही महत्वपूर्ण हैं। वह बचाव के साथ साथ अपराध के लिए भी शिलालेखों और संरचनाओं का उपयोग कर सकता है। वह संरचनाओं का उपयोग करके अपनी ताकत बढ़ा सकता है। प्राचीन पिल भगवान की यादों की तरह प्राचीन संरचना भगवान की 2/3 यादें बंद थीं। वह प्राचीन निर्माण भगवान की केवल 1/3 स्मृतियों के साथ विलय करने में सक्षम था। अगर वह बाकी यादों को खोलना चाहता था तो उसके पास पर्याप्त ताकत होनी चाहिए, जो फिलहाल संभव नहीं थी। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि संरचनाएं बनाने या शिलालेख बनाने के लिए उसे बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता था। ये सौभाग्य की बात थी कि पैसा एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में उसे सबसे कम चिंता थी। उनके पास पैसों की कमी नहीं थी क्योंकि उनके पास लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की खदान थी। यदि उसे आवश्यकता होगी तो वह इसे निकाल लेगा और इसका उपयोग करेगा। उन्होंने प्राचीन निर्माण भगवान की यादों के साथ विलीन होने के बाद संरचनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि ठीक उसी तरह जैसे कि जब वह प्राचीन पिल भगवान की यादों के साथ विलीन हो गए तो न केवल उन्हें संरचनाओं और शिलालेखों के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने प्राचीन निर्माण भगवान का अनुभव भी प्राप्त किया। प्राचीन संरचना वाले भगवान का अस्तित्व किस प्रकार का था? जैसा कि नाम से पता चलता है, वह एक देवता था और देवता की संरचनाओं के बारे में ये सभी गहन ज्ञान अब उसका था। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद उसने फिर एक लंबी सांस ली और उत्साह से या कहते हुए उछल पड़ा। तो अब क्या करे? ये जियाओ धीरे से बुदबुदाया। फिर अचानक जैसे उसे कुछ याद आया, उसने अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ की हथेली पर बीस्ट फायर दिखाई दिया। जब वह 5 महान संप्रदायों के साथ साथ एजियो ड्रैगन कंट्री के शाही परिवार द्वारा आयोजित प्रतियोगिता की चैंपियनशिप के लिए मैदान में लिन हाओ के साथ लड़ रहे थे, तो उन्होंने प्राचीन की यादों से अग्नि प्रकार की मार्शल आर्ट कौशल प्राप्त की। भगवान को गोली। उस मार्शल आर्ट कौशल को मैरियड फायर इमेज तकनीक के रूप में जाना जाता था। मैरियड फायर इमेज तकनीक की शुरुआत के माध्यम से उन्हें समझ में आया कि इस मार्शल आर्ट कौशल के कुल 9 स्तर हैं। यह एक ऐसी तकनीक है जो फायर क्लोन बनाने के लिए फायर सोल को एक माध्यम के रूप में उपयोग करती है। चौंकाने वाली बात यह थी कि वह कई अग्नि क्लोन बना सकता है और प्रत्येक क्लोन में उसकी युद्ध क्षमता का 90% हिस्सा होगा। मैरियड फायर इमेज तकनीक के प्रत्येक स्तर पर खेती करते हुए वह पहले से दोगुनी मात्रा में फायर क्लोन बना सकता है। उदाहरण के लिए, जब वह मैरियड फायर इमेज तकनीक के पहले स्तर की खेती करता है तो वह कुल 5 फायर क्लोन बना सकता है और प्रत्येक क्लोन में उसकी कुल युद्ध क्षमता का 90% होगा। जब वह इस तकनीक के दूसरे स्तर पर खेती करेगा तो वह 10 फायर क्लोन बना सकता है। इस तकनीक को तीसरे स्तर तक विकसित करके वो 20 अग्नि क्लोन बना सकता है और इस तकनीक को चौथे स्तर तक विकसित करके वह कुल 40 अग्नि क्लोन बना सकता है, इत्यादि। जब तक वह इस तकनीक के अगले स्तर तक खेती कर सकता है, वह पहले से ही बनाए गए फायर क्लोन की तुलना में दोगुनी मात्रा में फायर क्लोन बना सकता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक फायर क्लोन में उसकी लड़ने की क्षमता का 90% होगा। जब तक उसने असंख्य अग्नि छवि तकनीक को 9वें स्तर तक विकसित किया, वह हजारों से अधिक अग्नि क्लोन बना सकता है और प्रत्येक अग्नि क्लोन में उसकी युद्ध क्षमता का 90% होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वह अग्नि क्लोनों की एक सेना बना सकता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि उसे किसी भी विश्वासघात के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी और इस सेना का प्रत्येक सदस्य पीछे नहीं हटेगा, भले ही वह उन्हें समुद्र में गोता लगाने और बाद में आग बुझाने के लिए कह दे। ये सभी क्लोन अग्नि क्लोन होंगे और पानी उनके लिए एक प्राकृतिक शत्रु है। अग्नि क्लोनों की गुणवत्ता अग्नि आत्मा पर निर्भर करती है। वर्तमान में उसकी अग्नि आत्मा के रूप में बीस्ट फायर है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके अग्नि क्लोनों की गुणवत्ता उच्च नहीं होगी। लेकिन जब तक वह प्राकृतिक अग्नि आत्मा पर अपना हाथ रख सकता है, अग्नि क्लोनों की गुणवत्ता में स्वाभाविक रूप से सुधार होगा।
पहले उसने इस तकनीक के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था क्योंकि वह लिनहाओ से लड़ रहा था, लेकिन अब जब उसने एक बार फिर इस तकनीक को अपने दिमाग में देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने जल्दी से इस तकनीक की रैंक की जांच करने की कोशिश की और वह ये देखकर हैरान रह गया कि यह वास्तव में एक हाई ग्रेड हेवन रैंक मार्शल आर्ट कौशल था जो पहले से ही एजियो ड्रैगन कंट्री के पास है। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि यह मार्शल आर्ट कौशल वास्तव में एक अधूरी तकनीक थी। ऐसा नहीं था कि मैरियड फायर इमेज तकनीक एक अधूरी तकनीक थी, ये सिर्फ इतना है कि ये जियो पूरी तकनीक के लिए योग्य नहीं था। यदि वह पूरी तकनीक प्राप्त करना चाहता था तो उसे पहले प्राचीन पिल भगवान की बाकी यादों को अनलॉक करने की आवश्यकता थी जो वह अपनी वर्तमान ताकत से नहीं कर सका। इस तकनीक का हाई ग्रेड हेवन रैंक तकनीक होना पहले से ही काफी चौंकाने वाला था, लेकिन अब जब उन्हें पता चला कि यह अभी भी अधूरी है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि इस तकनीक की रैंक एजियो ड्रैगन महाद्वीप की सीमा से भी अधिक है? यदि यह सत्य है तो स्वर्ग पद से आगे कौन सा पद है? ये जियाओ ने इस मामले को अपने दिमाग से हटा दिया और अपना पहला अग्नि क्लोन समझने और बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। 9 स्टोरी पैगोडा की पहली मंजिल के अंदर 3 दिन बाहर केवल 1 दिन के बराबर थे। उन्होंने मैरियड फायर इमेज तकनीक को समझना जारी रखा और जल्द ही वह अपना पहला फायर क्लोन बनाने में सक्षम हो गए। ये क्लोन उसकी बीस्ट फायर से बना था। इसमें आत्मा नहीं थी, लेकिन यह इधर उधर घूम सकता है और अपने आप लड़ भी सकता है। ये सचमुच बहुत रहस्यमय था। पहला फायर क्लोन बनाने के बाद वह यही नहीं रुके बल्कि असंख्य फायर इमेज तकनीक के पहले स्तर पर खेती जारी रखी। वह एक ही बार में सभी 5 अग्नि क्लोन बनाना चाहता था, लेकिन उसे निराशा हुई। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह दूसरा अग्नि क्लोन बनाने में असमर्थ रहा। हाई ग्रेड हेवन रैंक मार्शल आर्ट कौशल विकसित करना वास्तव में आसान नहीं है। ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया और खड़ा हो गया। जिस क्षण से वह 9 स्टोरी पैगोडा की पहली मंजिल में दाखिल हुआ, उसे पहले ही 2 दिन हो चुके हैं। यदि यहाँ और बाहरी दुनिया के बीच समय का अंतर न होता तो मैनेजर मा ये जियाओ को खोजते समय पागल हो गए होते। आखिरकार ये ने जियो को बिना किसी सूचना के कमरे से गायब कर दिया था। ये जियाओ 9 स्टोरी पैगोडा से बाहर चला गया क्योंकि वह दूसरी अग्नि आत्मा बनाने में असमर्थ था। बाहर आने के बाद वह लिटिल येलो के बारे में सोचते हुए एक बार फिर घास के मैदान की ओर चला गया। जैसा कि अपेक्षित था, वह यहाँ नहीं थी और उन जादुई जानवरों की एक भी लाश नहीं थी जिन्हें उसने पहले यहाँ संग्रहित किया था। भले ही जादुई जानवरों की वे लाशें लिटिल येलो के लिए थीं, यह अप्रत्याशित था कि लिटिल येलो ने वास्तव में जादुई जानवरों की सभी लाशों को निगल लिया था। आखिरकार जादुई जानवरों की कम से कम हजारों लाशें थीं जिन्हें उसने संग्रहित किया था। लिटिल येलो को विकसित होना चाहिए था और ग्रेड 2 या ग्रेड 3 का जादुई जानवर बनना चाहिए था, है ना? ये जियाओ ने खुद से सवाल किया। लिटिल येलो से भी उसे यही उम्मीद थी। आखिरकार उसने जादुई जानवरों की लगभग सभी लाशें उसे खाने के लिए दे दी थी जो उसने प्राप्त की थीं। जब उसने जादुई जानवरों की लाशों के बारे में सोचा तो उसे अचानक याद आया कि उसने अपनी स्थानिक अंगूठी में 5वीं कक्षा के जादुई जानवरों की 4 लाशें जमा कर रखी हैं। इसका मतलब था कि वह खा सकता है और स्तर बढ़ा सकता है, और कौन जानता है कि शायद वह 5वीं कक्षा के जादुई जानवरों की सभी 4 लाशों को खाने के बाद सीधे मार्शल किंग दायरे में प्रवेश कर सकता है। लेकिन वह अभी उन्हें निगलना नहीं चाहता था। आखिरकार वह स्वर्गीय मोती के अंदर था। उसे डर था कि अगर उसने 5वीं कक्षा के जादुई जानवरों की 4 लाशों में से एक को भी बाहर निकाला तो लिटिल येलो कहीं से भी यहां आ जाएगा। अध्याय 134 खामियां ठीक करना। ये जियाओ अभी 5वीं कक्षा के 4 जादुई जानवरों की लाशों को खाना नहीं चाहता था। आखिरकार वह हेवनली पल के अंदर था। उसे डर था कि अगर उसने 5वीं कक्षा के जादुई जानवरों की 4 लाशों में से एक को भी बाहर निकाला तो लिटिल येलो कहीं से भी उसके सामने आ जाएगा। उन्होंने घास के मैदान की स्थिति देखी और फिर स्वर्गीय मोती से बाहर आए। एक बार फिर ये जियो फीनिक्स रेस्तरां की 3री मंजिल पर कमरे में दिखाई दिया। उन्होंने महसूस किया कि यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा बाहरी ऊर्जा की तुलना में कहीं अधिक सघन है। उसने अपने चारों ओर देखा और जल्द ही उसे एक व्यूह रचना दिखाई दी। अब वह पहले से ही प्राचीन संरचना भगवान की यादों में विलीन हो चुका था।
इसलिए केवल एक नज़र में उसने इस सरणी संरचना को पहचान लिया। आत्मा एकत्रित करने वाली सारणी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस संरचना का उपयोग आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। इससे पहले उन्होंने स्पिरिट गैदरिंग एरे को कहीं नहीं देखा था। अब जब उसने एक को देखा तो उसने उसका निरीक्षण करना शुरू कर दिया। इस सारणी में कई खामियां हैं। स्पिरिट गैदरिंग एरे में खामियों को देखते हुए ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया। एजियो ड्रैगन कंट्री, गोल्डन फ्रेग्रेंस कंट्री या यहाँ तक कि पूरे ग्रैंड जिया साम्राज्य के लोगों के लिए इस तरह की स्पिरिट गैदरिंग एरे पहले से ही एक बहुत ही कीमती खजाने की तरह है, लेकिन यहाँ ये जियो इससे असंतुष्ट था। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस स्पिरिट गैदरिंग एरे में कई खामियां हैं। वो एक प्राचीन संरचना वाले देवता की यादों में विलीन हो गया था, इसलिए संरचनाओं के बारे में उसका ज्ञान और अंतर्दृष्टि दूसरों की तुलना में बहुत गहरा है। स्वाभाविक रूप से वह अब ये भी जानता है कि एक व्यूह या संरचना कैसे बनाई जाती है। इसलिए उसने अपने सामने आत्मा एकत्र करने वाले समूह की खामियों को आसानी से देख लिया। समय के साथ इस दुनिया में कई चीजें गायब हो गईं, जिनमें कई गोलियों के फॉर्मूले, कई साधना तकनीकें, मार्शल आर्ट कौशल और संरचनाओं के बारे में ज्ञान शामिल है। केवल इस कारण से उसके सामने आत्मा एकत्रण सारणी में कई खामियां हैं। ये जियाओ को संरचनाओं और गोलियों के बारे में ज्ञान एक भगवान से आया था और यह एक प्राचीन भगवान भी है। जाहिर है वह ऐसी कई चीजें जानता है जो समय की नदी में इस दुनिया से पहले ही गायब हो चुकी हैं। ये जियाओ ने स्पिरिट गैदरिंग एरे के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। यहां तक कि उन्होंने 5 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन भी निकाले और उनका उपयोग खामियों को मिटाने और स्पिरिट गैदरिंग एरे को परिपूर्ण करने के लिए किया। इसके तुरंत बाद भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत उस कमरे में प्रकट हुई जहां ये जियो था। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्पिरिट गैदरिंग एरे को पूर्ण किया है और चूंकि इसमें कोई दोष नहीं था, इसलिए इस परफेक्ट स्पिरिट गैदरिंग एरे द्वारा एकत्रित की गई स्पिरिट ऊर्जा पहले की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक थी। अगर किसी को ये पता चलेगा तो वे चौंक जाएंगे और निश्चित रूप से ये जियो को लेकर दूसरों से लड़ेंगे। वे निश्चित रूप से उस पर विजय पाना चाहेंगे। ये सब करने के बाद ये जियो एक बार फिर बिस्तर पर बैठ गया और स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन को देखा जिसे उसने अभी अभी पूरा किया था। अब यह एकदम सही है। स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन को देखने और इस कमरे में स्पिरिट एनर्जी को महसूस करने के बाद ये जियाओ ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया, जो पहले से ही 5 गुना अधिक थी। फिर उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे बाहर का दृश्य बहुत जाना पहचाना लगा। समय बर्बाद न करते हुए वह खिड़की के सामने पहुंचा और जल्द ही उसे समझ आ गया कि वह इस समय कहाँ है। मैं फीनिक्स रेस्तरां में क्या कर रहा हूं? ये जियाओ खुद को फीनिक्स रेस्तरां में देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वह अब भी मैनेजर माँ की लालची नजर को नहीं भूला तो क्या? वह किसी से नहीं डरता, उसे मैनेजर माँ से क्यों बुरा लगेगा? मेरे आसपास देखने से न केवल मैं फीनिक्स रेस्तरां के अंदर हूं, बल्कि मुझे फीनिक्स रेस्तरां की तीसरी मंजिल पर एक कमरे में भी होना चाहिए। ये जियाओ ने अनुमान लगाना जारी रखा, लेकिन जितना अधिक उसने अनुमान लगाया वह उतना ही आश्चर्यचकित हो गया। मैंने एक गुप्त स्थान पर अपनी चेतना खो दी, जिसके बारे में केवल क्लाउड स्मोक 1 के 3 बड़े परिवारों के सदस्यों को ही पता है। अब जब मैं यहाँ आया हूँ तो ये 3 महान परिवारों के सदस्य होंगे जो मुझे यहाँ ले आए। ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया और मन ही मन बुदबुदाया। वे जल्द ही यहाँ पहुँचेंगे। जब से वे मुझे यहाँ ले आए हैं, उन्हें मुझ पर संदेह हो रहा होगा कि मैंने सोने की ईंट चुरा ली है। अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं पहले ही जाग चुका हूँ, तो वे निश्चित रूप से यहाँ दौड़ेंगे और मुझे सौंपने के लिए कहेंगे। सुनहरी ईंट। इसलिए उनके यहाँ पहुँचने से पहले मुझे भाग जाना चाहिए। ये जियाओ ने सोचा और जैसे ही वह खिड़की से बाहर कूदने वाला था, उसके दिमाग में एक और विचार आया और रुक गया। लेकिन इस बात का कोई सुराग नहीं है कि मैंने ही सोने की ईंट चुराई थी, तो मुझे क्यों डरना चाहिए? अगर वे मुझसे सोने की ईंट के बारे में पूछेंगे तो मैं बस इतना कहूंगा कि मुझे सोने की ईंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उद्धरण चिन्ह। अगर वे मुझसे पूछें कि मैं उस गुप्त जगह को कैसे ढूंढ पाया, तो मैं उन्हें सच बताऊंगा कि मैंने 3 बड़े परिवारों के 2 सदस्यों का पीछा किया और उस जगह के बारे में पता लगाया।
लेकिन वहां प्रवेश करने के बाद मैंने कई विशेषज्ञों को देखा। चूंकि मेरी खेती पर्याप्त नहीं थी, इसलिए मैंने भागने की सोची, लेकिन ठीक उसी समय उस हटे कट्टे आदमी ने मुझे रोक दिया। यह उन्हें समझाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। अगर मैं अभी यहां से भाग गया तो उन्हें तुरंत यकीन हो जाएगा कि सोने की ईंट मेरे पास है और वे मेरा शिकार कर लेंगे। इस मामले के अंदर और बाहर सोचने के बाद ये जियाओ बच नहीं पाया, बल्कि उसने यहीं रहने और 3 बड़े परिवारों के सदस्यों की प्रतीक्षा करने का फैसला किया ताकि उन्हें उस पर शक न हो। जब उसने कदमों की आवाज सुनी तो उसने ज्यादा देर तक इंतजार नहीं किया। करीब और करीब आते कदमों की आवाज सुनकर वह तुरंत समझ गया कि कोई आ रहा है। ग्रर। जल्द ही दरवाजा खुलने की आवाज आई और उस कमरे का दरवाजा धीरे से खुला जहां ये जियाओ इस समय था। दरवाजा खुलने के बाद 3 आकृतियां कमरे में दाखिल हुईं। प्रवेश करने वाला पहला परिचारक था जिसे ये जियो ने लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन दिया था। प्रवेश करने वाला दूसरा व्यक्ति प्रबंधक माँ था और प्रवेश करने वाला तीसरा ग्रैंडमास्टर अल्केमिस्ट था जिसे 3 बड़े परिवारों ने ये जियो के लिए भर्ती किया था। जब वे कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने ये जियाओ को देखा जो खिड़की के पास खड़ा था। हा, आखिरकार तुम जाग गए लड़के। ये जियाओ को देखकर ग्रैंडमास्टर अल्केमिस्ट हंसने लगे। अपने पूरे जीवन में यह उनके लिए पहली बार था जब उन्होंने ऐसी स्थिति देखी थी जहां कोई व्यक्ति जरा भी घायल नहीं हुआ था, लेकिन 1 महीने से अधिक समय तक सोता रहा था। यदि उसने यह नहीं देखा होता कि ये जियाओ ने ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग किया है, यहां तक कि उसके शरीर का हर हिस्सा लगभग सूख गया है, तो उसने सोचा होता कि ये जियाओ सोने का नाटक कर रहा था। तुम हो। ये जियाओ ने कमरे में प्रवेश करने वाले 3 लोगों की ओर देखा। वह पहले से ही 2 लोगों को जानता था, केवल ये ग्रैंडमास्टर अल्केमिस्ट ही वह था जिसे वह नहीं जानता था। वह हमारे साउथवुड सिटी के अल्केमिस्ट एसोसिएशन के ग्रैंडमास्टर अल्केमिस्टों में से एक है। मैनेजर माँ ने जल्दी से ग्रैंडमास्टर अल्केमिस्ट को ये जियो से मिलवाया। ग्रैंडमास्टर अल्केमिस्ट। ये जियाओ ने आश्चर्यचकित दृष्टि से बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा, फिर वह मुस्कुराया और उसका अभिवादन किया। नमस्कार वरिष्ठ। जब ग्रैंडमास्टर अल्केमिस्ट ने ये जियाओ का व्यवहार देखा तो संतुष्टि से अपना सिर हिलाया और कहा, बुरा नहीं, बुरा नहीं। लड़के, अपने शरीर के भीतर की ऊर्जा को सीमा से बाहर मत प्रयोग करो, अन्यथा अगली बार शायद कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। तुम्हें ये जानना होगा कि भले ही तुम पहले घायल नहीं हुए थे, लेकिन तुम बहुत गंभीर स्थिति में थे। यदि नहीं तो बहुत सी 3री और 4थी दर्जे की औषधीय गोलियां, आप इतनी जल्दी जाग नहीं पाओगे। और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि तुम जाग पाओगे या नहीं। जब ये जियाओ ने ये सुना तो वह जाग न पाने के विचार से इतना चौंक गया और डर गया कि वह कांपने से खुद को नहीं रोक सका। उसी समय जब मेरे मन में अनेक दृश्य उभरे कि मेरी हालत इतनी गंभीर हो गई तो मेरे साथ क्या हुआ। ये जियाओ अपने दिल में सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने एक पल के लिए सोचा और फैसला किया कि जब 3 बड़े परिवारों के सदस्य उससे मिलने यहाँ आएंगे तो उस समय क्या हुआ था, इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की जाएगी। अब वह जाग चुका था, उसे पता था कि मैनेजर माँ 3 बड़े परिवारों को उसके बारे में जरूर बताएगी। लेकिन सुरक्षित रहने और कोई संदेह पैदा न करने के लिए उसने मैनेजर माँ से पूछा कि उसे यहाँ कौन लाया। मैनेजर माँ, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि जब मैं बेहोश थी तो मुझे यहाँ कौन लाया? उसका प्रश्न सुनने के बाद मैनेजर माँ और ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट दोनों ने उसे अजीब नजरों से देखा। अध्याय 135 साउथवुड सिटी छोड़े। मैनेजर माँ, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि जब मैं बेहोश थी तो मुझे यहाँ कौन लाया? उसका प्रश्न सुनने के बाद मैनेजर माँ और ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट दोनों ने उसे अजीब नजरों से देखा। ये वांग परिवार का पहला बुजुर्ग और वांग परिवार के वर्तमान मुखिया का छोटा भाई था। माँ परिवार का दूसरा बुजुर्ग और माँ बाओ जो हमारे साउथवुड शहर की एक प्रसिद्ध प्रतिभा भी है, और दूसरी बहन और तीसरी झांग परिवार के मुखिया का भाई जो आपको तब यहाँ लाया था जब आप बेहोश थे। मैनेजर माँ ने उन्हें एक संक्षिप्त नोट दिया और फिर उन्होंने ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट से धीमी आवाज में कुछ कहा और चले गए। जब वह यहाँ पहुंचे तो उन्हें तुरंत महसूस हुआ कि यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा पहले की तुलना में कहीं अधिक सघन है। उन्होंने स्पिरिट गैदरिंग एरे को देखा और पाया कि इस संरचना में कुछ स्पिरिट स्टोन जड़े हुए थे।
उन्होंने ये भी देखा कि स्पिरिट गैदरिंग एरे पहले से कुछ अलग दिख रहा था। उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद ये जियो ही वह व्यक्ति था जिसने स्पिरिट गैदरिंग एरे के साथ कुछ किया, जिससे ये पहले से कई गुना अधिक स्पिरिट ऊर्जा इकट्ठा कर सका। वह खुद अपने अनुमान से हैरान था, लेकिन सरनी में जड़े हुए स्पिरिट पत्थरों को देखने के बाद उसे यकीन हो गया कि यह ये जियो ही था जिसने ऐसा किया था। आखिरकार परिचारक ने उसे पहले बताया था कि ये जियाओ के पास बहुत सारे स्पिरिट स्टोन हैं, और वैसे भी स्पिरिट स्टोन इतने दुर्लभ होते हैं कि इन्हें बर्बाद कौन करना चाहेगा। उसने अनुमान लगाया कि हो सकता है ये जियाओ के पास वास्तव में कई स्पिरिट स्टोन हो, इसलिए उसने इसे दिल पर नहीं लिया। स्पिरिट गैदरिंग एरे को सही करने के लिए कुछ स्पिरिट स्टोन का उपयोग किया। तो वे ही हैं जो मुझे यहाँ ले आए। ये जियाओ के दिमाग में 6 मार्शल सम्राट दायरे मार्शल कलाकार की आकृतियां दिखाई दी। उसने अपना सिर हिलाया और फिर ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट की ओर देखा। दोनों बिस्तर पर बैठ गए और एक दूसरे से बातें करने लगे। एक अगरबत्ती को जलाने में जितना समय लगता है, उसके बाद ये जियाओ ने कई कदमों की आवाज सुनी जो उस कमरे की ओर आ रही थी जिसमें वह था। वह तुरंत समझ गया कि 3 बड़े परिवारों के विशेषज्ञ यहाँ हैं। उन्हें ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। झांग परिवार, वांग परिवार और मा परिवार के विशेषज्ञ जल्द ही कमरे में दाखिल हुए। हा, तो ये छोटा भाई आखिरकार जाग गया है। वांग परिवार का पहला बुजुर्ग जोर से हंसा और बोला, क्या मैं जान सकता हूं कि यह छोटा भाई कौन है? ये जियाओ ने वांग परिवार के पहले बुजुर्ग को देखा, फिर उसने अपने पीछे अन्य विशेषज्ञों को देखा। 3 बड़े परिवारों के 6 मार्शल सम्राट रियलम मार्शल कलाकारों को छोड़कर, जिन्हें ये जियाओ जानते हैं, इस समय यहाँ अन्य 3 मार्शल सम्राट रियलम मार्शल कलाकार मौजूद थे। उसने एक लंबी सांस ली, अपने दिल और दिमाग को शांत किया और फिर कहा, ये जियो। उन्होंने केवल अपना नाम बताया और आगे कुछ भी कहने की उनकी योजना नहीं थी। उसकी बात सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग एक पल के लिए एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये जियाओ ने समझा कि वे ध्वनि प्रसारण के माध्यम से एक दूसरे से कुछ बात कर रहे थे। छोटे भाई, हमारे लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि आप खजाने के जन्मस्थान का पता कैसे लगा पाए। वह खजाना गायब हो गया और हमें संदेह है कि किसी ने इसे चुरा लिया है। यदि छोटा भाई ही वह है जिसने इसे लिया है, तो फिर मुझे आशा है कि छोटा भाई हमें खजाना लौटा सकता है। कुछ क्षण बाद वांग परिवार के पहले बुजुर्ग ने अपनी जांच शुरू की। ये जियाओ पहले से ही उनके सवालों के लिए तैयार थे, इसलिए जैसे ही उन्होंने वांग परिवार के पहले बुजुर्ग की बात सुनी, ये जियो ने उन्हें लापरवाही से जवाब दिया, क्योंकि वह उन्हें दिखाना चाहते थे कि गोल्डन ब्रिक का उनसे थोड़ा भी संबंध नहीं था। ओह, जब मैं यहाँ साउथवुड सिटी में पहुंचा तो मैंने कई लोगों को खजाने के जन्म के बारे में बात करते हुए सुना, इसलिए मैंने एक बार देखने की सोची। इसलिए मैं क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट में गया। पहले तो मुझे निराशा हुई क्योंकि मुझे कोई खजाना नहीं मिला, कुछ भी हो, लेकिन जैसे ही मैं वापस आने वाला था, मैंने 2 लोगों को एक दूसरे के साथ खजाने के बारे में बात करते हुए देखा और जल्द ही मैंने उन्हें क्लाउड स्मोक वन में एक नदी के किनारे एक पहाड़ के सामने आते देखा और उन्हें एक बड़ा धक्का देते देखा। गोल चट्टान। बड़ी गोल चट्टान को धकेलने के बाद उस स्थान पर एक अंधेरी सुरंग दिखाई दी। चूंकि मैंने इसे पहले ही देख लिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरे लिए वहां प्रवेश करना कोई समस्या नहीं थी। मैं भी अंदर गया और अंधेरी सुरंग के रास्ते पर चल पड़ा। जल्द ही मुझे रोशनी दिखाई दी और जब मैं अंधेरी सुरंग से बाहर निकला तो मैंने कई विशेषज्ञों को लड़ते देखा एक दूसरे के साथ। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मेरी खेती कमजोर है, इसलिए मैं पीछे मुड़ा और जैसे ही मैं जाने वाला था, एक हटे कट्टे आदमी ने मुझे रोका। उस हटे कट्टे आदमी ने कहा कि वह झांग परिवार से है। उसके कुछ ही समय बाद वह आदमी भी आया और मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। उसके हमलों के कारण मैं अपनी चेतना खो बैठा। ये जियाओ ने माँ बाओ की ओर इशारा किया और सब कुछ समझाया जो पूरी तरह सच था। बकवास। ये स्पष्ट रूप से आप ही थे जो किसी प्रकार की गुप्त तकनीक का उपयोग कर रहे थे, जिसके कारण मैं भी उड़ गया और मौके पर ही बेहोश हो गया। माँ बाओ ने तुरंत ये जियाओ को जवाब दिया। हम्फ। ये जियाओ ने केवल खर्राटे लिए और माँ बाओ की ओर नहीं देखा। वह आगे कहते हैं, जहां तक आप जिस खजाने की बात कर रहे हैं, खजाना चुराना तो दूर, मैंने ये भी नहीं देखा कि वह खजाना क्या होता है।
यहाँ मौजूद सभी विशेषज्ञ एक बार फिर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये जियाओ ने जो कहा उसमें उन्हें कोई गलती नहीं मिली। जहां तक उसके होश खोने की बात है, इन विशेषज्ञों ने सोचा कि ये जियो ने उस समय माबाओं पर पलटवार करने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था। वह गुप्त तकनीक के मामले को उजागर नहीं करना चाहता, इसलिए उसने सीधे माबाओं को दोषी ठहराया। उन्होंने पहले ही ये जियाओ के शरीर और यहां तक कि उसकी स्थानिक अंगूठी की भी जांच कर ली थी। उन्हें कुछ भी नहीं मिला और वे जानते थे कि ये जियो के लिए गोल्डन ब्रिक चुराना लगभग असंभव है और यह 6 मार्शल सम्राट रियलम मार्शल कलाकारों की नाक के नीचे भी है। और ये जियाओ ने भी उनके सवालों का तुरंत और बहुत ही सहजता से जवाब दिया, जिससे उन्हें उस पर संदेह नहीं हुआ। वे यहाँ 2 कारणों से थे। एक था ये जियो से गोल्डन ब्रिक से जुड़े मामले के बारे में पूछना और दूसरा था ये जियो के साथ किसी तरह का रिश्ता बनाना, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जियो फर्स्ट ग्रेड देश या इंपीरियल सिटी के किसी बड़े परिवार का वंशज था। ग्रैंड जिया साम्राज्य। ओह छोटे भाई, हमें बुरा मत मानना, आखिर खजाने से जुड़ा मामला बहुत महत्वपूर्ण है। वांग परिवार के पहले बुजुर्ग हंसे और चोरी के संदिग्ध के रूप में व्यवहार किए जाने के बाद ये जियाओ के मन में आने वाली किसी भी गलतफहमी को मिटाने की कोशिश की। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये भी समझता हूं कि प्राकृतिक रूप से पैदा हुए खजाने से जुड़ा मामला कितना महत्वपूर्ण है। ये जियो ने अपना सिर हिलाया और फिर खड़े होकर कहा, मुझे लगता है कि मैं बहुत लंबे समय से बेहोश हूं, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर चलने की योजना बनाई है। कृपया मुझे क्षमा करें। इतना कहने के बाद वह कमरा छोड़कर फीनिक्स रेस्तरां से बाहर चला गया। किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें लगा कि यह स्वाभाविक है। और वैसे भी 3 बड़े परिवारों में से कोई पहले से ही ये जियो का गुप्त रूप से पीछा कर रहा था। ये जियाओ को नहीं पता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वह जानता था कि 3 बड़े परिवार उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वह लापरवाही से चलना शुरू कर दिया। जल्द ही वह एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंच गया। उसने यहां सड़क पर 4-5 चक्कर लगाए और यहां से चला गया। उसके जाने के थोड़ी ही देर बाद 3 आदमी आए। कहाँ है वह? इस जगह पर बहुत भीड़ है, मैंने उसे खो दिया। चिंता मत करो, हम उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे, चलो दूसरी दिशा में खोजते हैं। इन तीनों लोगों ने बातें की और फिर जहां खड़े थे वहां से गायब हो गए। ये जियाओ साउथवुड सिटी से बाहर चला गया और एक बार फिर क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट की ओर भाग गया। उसे अभी भी यकीन नहीं था कि कोई उसका पीछा कर रहा है या नहीं। वह अब साउथवुड सिटी में नहीं रहना चाहता था, इसलिए वह जल्दी से शहर से बाहर चला गया। मुझे एजियोर ड्रैगन कंट्री छोड़े हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं और फिर भी मेरी ताकत ज्यादा नहीं बढ़ी, बल्कि गिर भी गई है। मुझे जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। ये जियो के दिमाग में अब केवल एक ही बात है। वह जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था। अपनी ताकत बढ़ाने के बाद उसने कई चीजें करने की योजना बनाई थी और पहली चीज जो उसे करनी थी वह थी 4 फीफद गादे जादुई जानवरों की लाशों को निगलना। अध्याय 136 सतत सफलता। साउथवुड सिटी छोड़ने के बाद ये जियाओ एक बार फिर उस गुप्त स्थान पर पहुंचा जहां से उसके हाथ गोल्डन ब्रिक लगी। इस बार जब वह अंधेरी सुरंग में दाखिल हुआ तो उसने उस संरचना को बदल दिया जो बड़ी गोल चट्टान पर रखी गई थी, ताकि उसके अलावा 5वीं श्रेणी के जादुई जानवरों की 4 लाशों को खाने के लिए कोई और यहां प्रवेश न कर सके। नहीं, ये जगह इससे बेहतर हो सकती है। यहां उसे कोई परेशान नहीं करेगा। वह न केवल अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था, बल्कि वह मैरियड फायर इमेज तकनीक के पहले स्तर को अपने चरम पर पहुंचाना चाहता था, ताकि उसके हाथों में एक और तुरुप का पत्ता हो सके। ये जियाओ जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और 5वीं कक्षा के जादुई जानवरों की 4 लाशों में से एक को बाहर निकाला। वह ठीक से नहीं जानता था कि 5वीं कक्षा के 4 जादुई जानवरों को निगलने में उसे कितना समय लगेगा, लेकिन वह जानता था कि यह निश्चित रूप से कम समय नहीं होगा। लालच से खाना। उसने शव पर अपने हाथ रखे और 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत प्रसारित करते हुए उसे खाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने जादुई जानवर की लाश को खाया, उसके शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा भी तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही समय बाद ये जियाओ की आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा उसके शरीर में पहले की तुलना में लगभग दोगुनी हो गई थी।
वह रुका नहीं बल्कि निगलता रहा। लेकिन उसके शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा दोगुनी होने के बाद मानो बढ़ना बंद हो गई। ये देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया, इसलिए उसने अपने शरीर के अंदर देखा और आध्यात्मिक ऊर्जा के मार्ग का अनुसरण किया और उसे आश्चर्य हुआ जब उसने पाया कि उसके डेंटियन के भीतर ड्रैगन के आकार का कोर उस आध्यात्मिक ऊर्जा को लगातार अवशोषित कर रहा था जिसे वह उसकी लाश से निगल रहा था। जादुई जानवर। इस वजह से वह मूल क्षेत्र के पहले चरण में ही रहे और अपनी साधना में कोई सफलता हासिल नहीं कर सके। क्या हो रहा है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये जियाओ को अत्यधिक झटका लगा, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि जैसे जैसे ड्रैगन के आकार का कोर आत्मा की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था, उसकी चेतना के समुद्र के भीतर स्वर्ग भक्षण करने वाला दिव्य ड्रैगन भी अपनी ऊंचाई में बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन की आभा भी लगातार बढ़ती जा रही थी। इसकी आभा पहले से ही भयावह थी, लेकिन अब ये और अधिक भयावह होती जा रही थी। समय बीतता जा रहा है। उसने बहुत पहले ही जादुई जानवर की लाश को इस हद तक निगल लिया था कि वह एक बहुत पतली, सूखी हुई लाश बन गई थी। लेकिन फिर भी वह सफलता हासिल करने में असफल रहे। उसे यह जानना होगा कि जादुई जानवर की यह लाश वास्तव में 5वीं कक्षा के जादुई जानवर की लाश थी। ये जियाओ ने तुरंत 5वीं कक्षा के जादुई जानवर की एक और लाश निकाली और उसे खाना जारी रखा। इस बार जब उसने 5वीं कक्षा के जादुई जानवरों की दूसरी लाश को लगभग निगल लिया, तो ड्रैगन के आकार के कोर ने आत्मा की ऊर्जा को अवशोषित करना बंद कर दिया। काचा। जब उसने दूसरे शव को पूरी तरह से निगल लिया तो उसके शरीर के अंदर कुछ टूटने की आवाज आई। ये जियाओ को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर के अंदर किसी प्रकार की बेड़ी टूट गई है और जल्द ही उसका शरीर स्वचालित रूप से अपने आसपास से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। उत्पत्ति मूल क्षेत्र का दूसरा चरण। ये जियाओ ने अपनी आंखें खोली और अपने शरीर के भीतर परिवर्तनों को महसूस करते हुए एक लंबी सांस ली। मेरी ताकत। यह उस समय से भी अधिक मजबूत लगती है जब मैं मूल कोर क्षेत्र के चौथे चरण में था। ऐसा क्यों है? ये जियाओ को लगा कि वह अब पहले से भी अधिक मजबूत हो गया है। वह इसके पीछे का कारण नहीं जानता था, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि शायद यह उसके डेंटियन के भीतर ड्रैगन आकार के कोर से संबंधित था। वह यही नहीं रुका, उसने एक बार फिर 5वीं कक्षा के जादुई जानवर की एक और लाश निकाली और उसे खाना शुरू कर दिया। हेवन डिवोरिंग डिवाइन ड्रैगन की क्षमता के कारण भले ही वह अपनी ताकत लगातार 4 या 5 चरणों तक बढ़ा दे, उसकी नींव मजबूत रहेगी। यह एक जादुई क्षमता की तरह लग रहा था, लेकिन यह सच था। इस बार ड्रैगन के आकार के कोर ने उस आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित नहीं किया जिसे उसने निगल लिया था, इसलिए उसकी ताकत भयावह गति से बढ़ने लगी। बहुत जल्द वह एक बार फिर मूल कोर क्षेत्र के दूसरे चरण के शिखर पर पहुंच गया और महसूस किया कि वह अगले चरण में सफलता हासिल करने जा रहा है। यदि वह ओरिजिन कोर दायरे के अगले चरण में प्रवेश करता है तो उसे कोई अंदाजा नहीं है कि उसकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी। बस वह लाश को खाना जारी रखता है और साथ ही साथ 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत को प्रसारित करता है। इस समय ये जियाओ ने पहले ही आध्यात्मिक ऊर्जा पर लगे सभी प्रतिबंधों को पूरी तरह से मुक्त कर दिया था। बूम! एक भयावह आभा के विस्फोट ने 50 मीटर की परिधि को हिला दिया और इस क्षेत्र के भीतर सब कुछ कांपने लगा। यह आभा वास्तव में ये जियाओ के शरीर के भीतर से फूट पड़ी। जमीन भी दरक रही थी और उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसमें जोरदार उतार चढ़ाव हो रहा था। उत्पत्ति मूल क्षेत्र का तीसरा चरण। ये जियो ने एक बार फिर सफलता हासिल की और मूल कोर क्षेत्र के तीसरे चरण में आगे बढ़े। और ठीक इसी समय तीसरी 5वीं कक्षा के जादुई जानवर की लाश पूरी तरह से सूख गई। फू! ये जियाओ ने अपने मुंह से हवा का झोंका छोड़ा। सफलता प्राप्त करने की आवश्यकता अधिक से अधिक कठिन होती जा रही है। 5वीं कक्षा के जादुई जानवर की 3 लाशों को निगलने के बाद भी मेरी ताकत केवल 2 चरणों में बढ़ी। मेरे स्थान में 5वीं कक्षा के जादुई जानवर की केवल आखिरी लाश बची है, रिंग। मुझे बस उम्मीद है कि यह मुझे कम से कम मूल कोर क्षेत्र के 5वें चरण में सफलता पाने में मदद कर सकता है। ये जियाओ ने अपने दिल में बुदबुदाया और उसने जादुई जानवर की आखिरी लाश को अपनी स्थानिक अंगूठी से बाहर निकाला। वह बड़े काले भालू की लाश थी।
ऐसा लग रहा था कि यह सब बहुत ही कम समय में हुआ, लेकिन सच्चाई ये थी कि 5वीं कक्षा के जादुई जानवरों की 3 लाशों को निगलने में उससे लगभग 1 सप्ताह से अधिक का समय लगा। ये जियाओ ने अपनी स्थिति को समायोजित किया, फिर एक बार फिर अपने हाथों को बड़े काले भालू की लाश पर रखा और उसे खाना शुरू कर दिया। लालच से खाना। उसकी शक्ति एक बार फिर तीव्र गति से बढ़ने लगी। प्रारंभिक तृतीय चरण, मध्यम तृतीय चरण और जल्द ही उनकी साधना बिना रुके मूल कोर क्षेत्र के तीसरे चरण के शिखर तक बढ़ गई। उनकी खेती मूल कोर क्षेत्र के चरम तीसरे चरण तक पहुंचने के बाद ये बढ़ना बंद हो गया, जैसे कि इसे किसी प्रकार की बाधा का सामना करना पड़ा हो। जो है सामने रखो। ये जियाओ चिल्लाया और आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर तेजी से प्रसारित करने के लिए मजबूर किया। गड़गड़ाहट। ये वज्रपात के समान था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से मुक्त हो गई हो और वह भयंकर रूप से बाहर की ओर गर्जना कर रही हो। जिस क्षण वह आध्यात्मिक ऊर्जा, जो अपनी लगाम से छूटते हुए एक जंगली घोड़े की तरह हो गई थी, को मजबूर किया गया, वह सामान्य से 10 गुना तेज गति से चलने लगी और यह बिजली की गति से ये जियाओ की मांसपेशियों और मेरिडियन के हर इंच तक चली गई। आह! इस तरह के एक शक्तिशाली परिसंचरण ने तुरंत ये जियाओ के मेरिडियन को नष्ट करना शुरू कर दिया, जिससे वह दर्द से कराहने लगा। यदि यह उसकी आश्चर्यजनक इच्छाशक्ति के लिए नहीं होता तो वह इसका सामना नहीं कर पाता। शू! उसके शरीर के अंदर असीम मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। तोड़ना। इस समय ये जियाओ का खून खौलने लगा क्योंकि वह जोर से चिल्लाया। बूम! एक विस्फोट की आवाज आई और ये जियाओ के मुंह के कोने पर खून का निशान देखा जा सकता था, जो उसके चिल्लाते ही बाहर निकलना शुरू हो गया। लेकिन जैसे कि ये जियाओ ने इसे महसूस नहीं किया, उसका मुंह थोड़ा सा मुड़ गया और उसने एक आरामदायक मुस्कान छोड़ दी। उत्पत्ति मूल क्षेत्र का चौथा चरण। आखिरकार वह एक बार फिर उसी बिंदु पर पहुंच गया जहां वह पहले था। मेरे लिए सफलता पाना अधिक कठिन क्यों होता जा रहा है? ये जियो ने देखा कि जैसे जैसे वह आगे बढ़ता जा रहा है, ये और अधिक कठिन होता जा रहा है। इस बार तो उसके मुंह के कोने से खून भी निकल पड़ा। और इसका कारण कुछ ऐसा था, ये जियाओ को नहीं पता था। ये जियाओ ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, उसने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली और फिर से खाना शुरू कर दिया। उसने पहले से ही अपना मन बना लिया था कि वह मूल कोर क्षेत्र के 5वें चरण में सफलता प्राप्त करेगा। इसलिए भले ही उसे अपने दायरे के अगले चरण तक पहुंचने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा, फिर भी वह नहीं रुका। समय प्रति घंटा फिर दिन प्रति दिन बीतता जाता है और उसकी शक्ति भी बढ़ती जाती है। जल्द ही उन्होंने एक बार फिर अपनी खेती को मूल कोर क्षेत्र के चौथे चरण के शिखर तक बढ़ा दिया। और अब एक और सफलता हासिल करने का समय आ गया है। अध्याय 137 उत्पत्ति का 5वां चरण को ये जियाओ ने एक बार फिर निगलना शुरू कर दिया। जिस आध्यात्मिक ऊर्जा को उसने निगल लिया था वह एक बार फिर उसके शरीर के अंदर कहर ढाने लगी। उसके शरीर के भीतर उसके शिरोबिंदु लगातार शांत हो रहे थे। एक पल के लिए ये जियाओ के मांस और रक्त का हर इंच ऐसा महसूस हुआ जैसे कि यह ईश्वरीय प्रकाश से व्याप्त हो रहा हो। धीरे धीरे उसके हृदय में आत्मज्ञान की प्रबल भावना उभरने लगी। यह एहसास है। उसके दिल में ये जियाओ पागलपन से चिल्लाने लगा। उसने अचानक इस आध्यात्मिक प्रकाश के चमकने के एहसास को पकड़ लिया, अपने शरीर की सारी शक्ति लगा दी और बेरहमी से बेड़ी की ओर गोली चला दी। बूम! वह बंधन एक विशाल दरवाजे के समान था जो लगातार ये जियाओ के हमलों के सामने भयानक बाधाओं को दूर कर रहा था। एक जोरदार धमाके की आवाज आई। ये जियाओ खाली हाथ लौट आया। हालांकि वह निराश नहीं हुए। इसके बजाय उसने अपनी टक्कर जारी रखने का फैसला किया। गड़गड़ाहट। विस्फोटों की एक श्रृंखला के बाद बेड़ियां जैसे प्रवेश द्वार अंततः धीरे धीरे ढीले होने लगे। हालांकि इतने शक्तिशाली विस्फोट के बाद ये जियाओ के मुंह के कोनों से एक बार फिर खून के निशान रिसने लगे थे। इस समय ये जियाओ के शरीर की सभी मांसपेशियां खुली हुई थीं और खून बह रहा था। ये जियाओ के शरीर से अधिक खून बह रहा था। हालांकि इस समय ये जियो के शरीर से अचानक एक शक्तिशाली आभा निकली। यह आभा पहाड़ या समुद्र की तरह आकाश में बह निकली।
ऐसा लग रहा था मानो पहाड़ टूट रहे हों और धरती जोर जोर से ऊपर की ओर घूमने के कारण टूट रही हो। बूम! ये जियाओ के फटे हुए मांस से एक बहुत ही अजीब लेकिन भयानक रोशनी फूट पड़ी। वह भयानक रोशनी अपने साथ एक पवित्र लेकिन राजसी उतार चढ़ाव लेकर आई। ये जियाओ के शरीर के भीतर अटूट शक्ति वाली ऊर्जा एक साथ विलीन होने लगी। ये जियाओ के नियंत्रण में ऊर्जा में एक अद्वितीय बल था, क्योंकि यह बेरहमी से हवा के माध्यम से फिसलकर गेट जैसी बेड़ियों की ओर बढ़ रही थी। टकराना, यह उसके आक्रमण की पूरी ताकत थी। ये जियाओ का शरीर तुरंत हिंसक रूप से कांपने लगा। एक अवर्णनीय अनुभूति उसके पूरे शरीर में पागलपन की तरह फैल गई। समुद्र चौड़ा था, मछलियां हवा में उछल रही थीं, आकाश ऊंचा था और पक्षी उड़ रहे थे। ये जियाओ को यही महसूस हुआ। बेड़ियां टूटते ही ऊर्जा की लहरें भरने लगीं। इसे मेरे लिए तोड़ दो, ये जियाओ अपने दिल में चिल्लाया। तुरंत उसके डेंटियन की गहराई से भयानक विस्फोट होने लगे। ये जियो की 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत को प्रसारित करने की गति तेज और तेज हो गई। इस बार ये जियो को लगा कि वह न केवल मूल कोर क्षेत्र के 5वें चरण में सफलता प्राप्त कर सकता है, बल्कि वह 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत भी विकसित कर सकता है। अचानक उसकी चेतना के समुद्र के भीतर स्वर्ग को निगलने वाला दिव्य ड्रैगन गर्जना करने लगा, जैसे हवा से ये जियाओ की पीठ के पीछे एक ड्रैगन की विशाल भ्रामक छाया दिखाई दी। अभी स्वर्ग को निगलने वाले दिव्य ड्रैगन का मायावी ड्रैगन पहले से भी अधिक भयानक था। उसके शरीर के भीतर शुद्धतम ड्रैगन की शक्ति थी। जैसे ही वह आकाश की ओर चिल्लाया, कोई अंतरिक्ष कांपना भी देख सकता था। गुफा की मूल रूप से शांत गहराई तुरंत एक भयानक तूफान में बदल गई। ये जियाओ को केंद्र में रखते हुए इसका प्रसार शुरू हुआ। उत्पत्ति का 5वां चरण को मूल कोर क्षेत्र के 5वें चरण की बेड़ियां अंततः ये जियो द्वारा तोड़ दी गईं। 5वीं कक्षा के जादुई जानवर की चौथी लाश, जो बची हुई आखिरी लाश भी थी, अंततः पूरी तरह से सूखी हुई लाश में बदल गई। ये जियाओ ने आखिरकार वह हासिल कर लिया जो वह चाहता था, जिसके बाद आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा उसे अब और रोकने में असमर्थ लग रही थी। इस स्थान की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को जबरन निगल लिया गया और ये जियाओ के शरीर में समाहित कर लिया गया। उसके शरीर के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार बढ़ती गति के साथ आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती गई, उसकी भौं के मध्य में एक रहस्यमयी मुहर बन गई। वह तीव्र प्रकाश से चमक रहा था। ड्रैगन की मायावी छाया अचानक आकाश में उड़ गई, फिर 20 सांसों तक उड़ने के बाद वह सीधे ये जियाओ की भौहों के बीच में दिखाई देने वाली रहस्यमय सील की ओर उड़ गई। एक बहुत तीव्र रोशनी अचानक चमकी और ड्रैगन की छाया सीधे उसमें विलीन हो गई। जब रोशनी गायब हो गई तो ये जियाओ के माथे पर एक ड्रैगन के आकार की छाप दिखाई दी। वाह! अंततः आधे सप्ताह की खेती के बाद ये जियाओ ने अपनी आंखें खोली। इस समय उसकी आंखें ब्रह्मांड जितनी गहरी, चमकदार और पारभासी चमक बिखेर रही थीं। उसका पूरा शरीर हल्की हवा से ढका हुआ लग रहा था। आखिरकार मैंने 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत को चरम पर पहुंचा दिया है। ये जियाओ ने धीमी आवाज में बुदबुदाया, लेकिन एक बार उसके शब्दों के माध्यम से वह जो उत्साह महसूस कर रहा था उसे आसानी से महसूस किया जा सकता था। हालांकि 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत को मेरे द्वारा चरम पर पहुंचाया गया है, मुझे लगता है कि मैं अभी भी 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की दूसरी परत से कुछ दूरी पर हूं। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी खेती का मुझे लगता है कि जब तक मैं एक सफलता हासिल कर सकता हूं और मार्शल किंग दायरे में एक मार्शल कलाकार बन सकता हूं, 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक के साथ कुछ बड़ा बदलाव होगा और उस बदलाव के बाद ही मैं दूसरी परत की खेती शुरू कर सकता हूं। 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक का ये जियाओ ने अपने दिल में सोचा। वैसे भी वह इस वक्त बहुत उत्साहित थे। आखिरकार उन्होंने न केवल अपनी खेती में बल्कि अपनी खेती तकनीक में भी प्रगति की। जब ये जियाओ ने खड़े होने की कोशिश की तो वह दर्द से कराह उठा। तभी उसने देखा कि उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसके शरीर पर कई घाव थे। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने जबरदस्ती मूल क्षेत्र के 5वें चरण में सफलता हासिल की है? ये जियाओ ने एक लंबी सांस ली।
वाह! ये जियाओ एक बार फिर स्वर्गीय मोती में प्रवेश कर गया और सुंदर घास के मैदान में दिखाई दिया। उसने एक साथ 3 जेड लोट्स तोड़े और तीनों को एक साथ निगल लिया। फिर उसने अपनी खेती की तकनीक का प्रसार करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद उसके शरीर के सभी घाव ठीक हो गए। हालांकि उसके घाव ठीक हो गए थे, लेकिन उसका शरीर अभी भी खून से लथपथ था, इसलिए वह तुरंत अंधेरी सुरंग के माध्यम से इस गुप्त स्थान से बाहर चला गया और नदी में अपने शरीर को साफ किया। ये जियाओ ने अपने शरीर को साफ करने के बाद अपनी स्थानिक अंगूठी से कपड़ों का एक सेट निकाला और उसे पहना। फिर वह एक बार फिर गुप्त स्थान पर लौट आया। यहाँ लौटने के बाद उन्होंने एक बार फिर हेवनली पल में प्रवेश किया और बिना कोई समय बर्बाद किए वे 9 ड्रैगन पैगोडा गए और तुरंत इसकी पहली मंजिल पर दिखाई दिए। अब आइए मैरियाड फायर इमेज तकनीक के पहले स्तर को विकसित करें और 4 और फायर क्लोन बनाएं। ये जियाओ ने मैरियड फायर इमेज तकनीक की खेती शुरू की। घंटे बीते और एक दिन बन गया, दिन बीते और एक सप्ताह बन गया। जल्द ही 2 सप्ताह और बीत गए और इस दिन ये जियाओ ने एक बार फिर अपनी आंखें खोली। ये जियाओ के सामने 5 अग्नि क्लोन खड़े थे। ये जियो के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। पूरे 2 सप्ताह के बाद मैंने अंततः असंख्य फायर इमेज तकनीक का पहला स्तर विकसित कर लिया। फायर क्लोन बनाना काफी कठिन है। ऐसा लगता है कि अगर मैं इस तकनीक का दूसरा स्तर विकसित करना चाहता हूं, तो इसमें मुझे कई महीने लगेंगे। ये सौभाग्य की बात है कि हेवनली पल में एक 9 मंजिला पैगोडा है और अन्यथा मेरे लिए कम से कम मूल कोर क्षेत्र के 9वें चरण में अपनी खेती को बढ़ाना और असंख्य अग्नि छवि तकनीक के पहले स्तर को पूरी तरह से विकसित करना 5 बनाना मुश्किल होता। अग्नि क्लोन। ये जियाओ को सौभाग्य और चिंता दोनों महसूस हुई। वह चिंतित था क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह 1 महीने से भी कम समय में अपनी खेती को मूल कोर क्षेत्र के 9वें चरण तक बढ़ा सकता है या नहीं। हाँ, उसे एजियो ड्रैगन कंट्री लौटने में केवल 1 महीने से भी कम समय बचा था। उनके गुरु ग्रैंडमास्टर वांग ने उन्हें 4 महीने का समय दिया। उस समय उन्होंने सोचा कि उनके लिए अपनी खेती को बढ़ाना काफी आसान होगा। उसने ये भी महसूस किया कि 4 महीने काफी लंबे थे। उसे ये भी विश्वास था कि वह इन 4 महीनों में मार्शल किंग दायरे में सफलता प्राप्त कर सकता है, लेकिन अब उसे ऐसा नहीं लग रहा था। 3 महीने से अधिक समय में मूल कोर क्षेत्र के 5वें चरण को तोड़ना उसके लिए पहले से ही काफी कठिन था। शेष दिनों में मार्शल किंग क्षेत्र में सफलता पाना लगभग असंभव होगा। ये जियाओ ने एक लंबी सांस ली और स्वर्गीय मोती से बाहर आ गया। उसने अपने आसपास देखा और उसे याद आया कि यहीं से उसके हाथ सोने की ईंट लगी थी। वह नहीं जानता था कि वह सुनहरी ईंट क्या थी, लेकिन वह जानता था कि यह कम से कम एक निम्न श्रेणी का रहस्यमय रैंक का खजाना है। अध्याय 138 ग्रीन फ्लेम पायथन। ये जियाओ को नहीं पता था कि वह सुनहरी ईंट क्या थी, लेकिन वह जानता था कि यह कम से कम एक निम्न श्रेणी का रहस्यमय रैंक का खजाना है। ग्रैंड जिया साम्राज्य के शाही शहर में भी एक रहस्यमय रैंक का खजाना ढूंढना मुश्किल था। एजियो ड्रैगन कंट्री और गोल्डन फ्रेग्रेंस कंट्री जैसे 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड देश की तो बात ही छोड़ दें। वह जानता था कि किस्मत की वजह से ही वह गोल्डन ब्रिक जैसा खजाना हासिल करने में कामयाब रहा। उसके हाथ घुमाते ही सुनहरी ईंट प्रकट हो गई। उसने उसे देखा और जांचने की कोशिश की कि यह कैसा खजाना है। उन्होंने कई तरीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन गोल्डन ब्रिक की क्षमता का पता लगाने में असफल रहे। निराश होकर उन्होंने एक बार फिर इसे 9 स्टोरी पगोडा की पहली मंजिल पर रख दिया। फिर वह अंधेरी सुरंग के माध्यम से गुप्त स्थान से बाहर चला गया और क्लाउड स्मोक वन में गहराई तक जाने लगा। उनके अनुमान के अनुसार एजियो ड्रैगन साम्राज्य क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट के दूसरी ओर होना चाहिए, इसलिए उन्हें जंगल में गहराई तक जाने में कोई संकोच नहीं हुआ। वह उस स्थान पर भी लौटना चाहता था जहां बर्बरिक बेल के राजा ने उस पर हमला किया था। वह बर्बरिक बेल के राजा को मारना चाहता था क्योंकि वह अभी भी नहीं भूला था कि बर्बरिक बेल के राजा के हमले के बाद वह कितना दुखी हो गया था। आधे दिन बाद ये जियाओ पहले ही 30 किलोमीटर से अधिक चल चुका था। वह क्लाउड स्मोक वन में जितना गहराई तक गया, आसपास की आभा उतनी ही ठंडी होती गई, जिससे संभावित खतरे का आभास होने लगा। अभी दोपहर थी, लेकिन पूरा जंगल बेहद उदास था। हुआ। अचानक ये जियाओ ने पानी के बहने की आवाज सुनी।
आवाज तेज और गाढ़ी थी, किसी राजसी बाघ की दहाड़ की तरह। यह एक झरना होना चाहिए, ये जियाओ ने खुद से बुदबुदाया और तेजी से आवाज की दिशा में चला गया। लगभग 10 मिनट बाद ये जियाओ आखिरकार झरने के सामने आ गया। जब उसने अपना सिर उठाया तो उसे पानी की एक घुमावदार धारा दिखाई दी जो उसके चारों ओर लिपटे हुए एक असली अजगर की तरह लग रही थी। गल्प। ये जियाओ मदद नहीं कर सका, लेकिन कुछ और पानी गटक गया। यह मीठा और ताज़ा था। अपना चेहरा धोने के बाद ये जियाओ ने अपने आसपास का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। हर जगह उगे हरे भरे पौधों से यहाँ का दृश्य सुंदर, शांत और शांत था। ये सही नहीं है। आसपास के दृश्यों को देखते हुए ये जियाओ अचानक अपनी भौहें सिकोड़ते हुए अपने होश से बाहर हो गया। ये जगह बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन अजीबता के हल्के एहसास से भरी हुई थी। ये बहुत शांत है। इस तरह की चुप्पी के कारण ये जियाओ अधिक सतर्क हो गया। अचानक उसके पीछे से बर्फ जैसी ठंडी ठंडक उठी। हिस। ये जियाओ के पीछे से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई भयावह चीज उसे घूर रही हो। चकमा। ये जियाओ के पास इस पर विचार करने का समय नहीं था, क्योंकि उसने इसे चकमा देने के लिए सीधे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रसारित की थी। सिजल सिजल। जैसे ही वह चकमा दे रहा था, तेज बदबू और हवा के एक दूसरे से टकराने की आवाज के साथ प्रकाश की एक हरी किरण तेजी से उस पत्थर की ओर चली गई जहां ये जियाओ बैठा था। चीख चीख। चट्टान वास्तव में क्षत विक्षत हो गई थी, जिससे एक गड्ढा बन गया था जिससे हरा धुआं निकलता रहा। कितना भयानक जहर है। हुश। ये देखते हुए कि जहर का हमला चूक गया था, एक आकृति तुरंत झरने के पीछे से निकली और ये जियाओ की दृष्टि रेखा में दिखाई दी। यह एक भयानक विशालकाय सांप था। इसका शरीर 10 फुट लंबा और पूरा हरा था। इसका खूनी मुंह लगातार लाल रंग की जीभ निकालता है, जिससे लोग कांप उठते हैं। 5वीं कक्षा का जादुई जानवर। जैसे ही वह मुड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के भागा, ये जियाओ की अभिव्यक्ति बदल गई। 5वीं कक्षा के इस जादुई जानवर को ग्रीन फ्लेम पायथन कहा जाता था। यह अत्यंत शक्तिशाली था और इसका शरीर जहरीला था, इसलिए इसकी एक बूंद भी किसी व्यक्ति को खत्म करने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा इस व्यक्ति की सांप की खाल बेहद सख्त थी। जब तक कोई मार्शल सम्राट दायरे का मार्शल आर्टिस्ट न हो, उसे हराने का कोई तरीका नहीं था। जब उन्होंने ग्रीन फ्लेम पायथन की शक्ति के बारे में सोचा तो ये जियाओ ने अपनी गति बढ़ाने के लिए अपने शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रसारित करने के लिए और भी अधिक मेहनत की। हिस। ग्रीन फ्लेम पाइथन की आंखों में एक जानलेवा दृश्य दिखाई दे रहा था, क्योंकि वह लगातार जहर उगल रहा था और पीछा कर रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये जियाओ को इतनी आसानी से जाने देने की कोई योजना है। यह उसे मारना चाहता था। स्वोश स्वोश। ये जियाओ के शरीर के चारों ओर जहर की धाराएं फैल गईं, जिससे उनके रास्ते में आने वाली हर चीज नष्ट हो गई और हरा धुआं निकल गया। बम। इस समय पास का एक पेड़ जहर से क्षत विक्षत हो गया था। उसने अचानक कमर पर वार किया और ये जियाओ का रास्ता रोक दिया। श्वा। ग्रीन फ्लेम पाइथन ने मौके का फायदा उठाया और अपने विशाल सिर से ये जियो को काट लिया। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। ये जियाओ की आंखों में क्रूरता झलक रही थी, क्योंकि उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा ज्वार की तरह उमड़ रही थी। उसका दाहिना पैर जमीन से टकराया और जमीन फट गई, जिससे जोरदार मुक्का मारा गया। पहाड़ ढहने वाली मुट्ठी। बूम। जैसे ही उसकी मुट्ठी बाहर निकली, हवा में एक विस्फोट की आवाज के साथ विस्फोट हुआ, जिससे एक धीमी हवा का प्रवाह पैदा हुआ। ध्वनि अत्यंत शक्तिशाली थी, लेकिन इससे ग्रीन फ्लेम पाइथन को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। फुफकार फुफकार। ग्रीन फ्लेम पाइथन केवल एक पल के लिए झुका और दूसरे ही पल उसने ये जियाओ पर गुस्से से फुसफुसाया और बेहद तेज गति के साथ ये ग्रीन फ्लेम पाइथन उसकी ओर झपटा। अरे, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है। ये जियाओ चकमा देकर एक तरफ चला गया, ग्रीन फ्लेम पाइथन के घातक प्रहार से बच गया। फिर वह मुड़ा और जोरदार तरीके से एक और मुक्का मारा। इस बार उन्होंने अपने हाथों को बीस्ट फायर से कवर करते हुए यह मुक्का मारा। और इतना ही नहीं, जैसे ही उसने हमला किया, उसका हाथ भी ड्रैगन के पंजे में बदल गया, जिससे उसका मुट्ठी का हमला और भी भयानक हो गया। आओ।
शक्तिशाली मुट्ठी बल ने ग्रीन फ्लेम पायथन की त्वचा को भेद दिया और उसके शरीर में प्रवेश कर गया, जिससे वह बुरी तरह चिल्लाने लगा। हालांकि इससे पहले कि ये जियाओ खुश हो पाता, ग्रीन फ्लेम पायथन की पूंछ बेरहमी से उसके ऊपर आ गिरी और उसके शरीर पर आ गिरी। पफ! पहाड़ जैसी ताकत के कारण ये जियाओ ने खून उगल दिया। उसका शरीर क्षैतिज रूप से उड़ते हुए 1000 जिन शिला के समान था। बैंग बैंग! ये जियाओ का शरीर एक के बाद एक बड़े पेड़ से टकराया। 30 मीटर से अधिक उड़ान भरने के बाद वह अंततः जमीन पर गिर गया। खांसी खांसी! ये जियाओ को खांसी हुई क्योंकि वह खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई। मेरी ताकत अभी भी बहुत कमजोर है। अगर मैं कम से कम मार्शल किंग क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकूं, तो मुझे यकीन है कि मैं इसे मार सकता हूं। दुर्भाग्य से इस दुनिया में कोई अगर नहीं था। ग्रीन फ्लेम पायथन ठीक हो गया। उसने अपना सिर उठाया और दहाड़ा और एक बार फिर उसकी ओर झपटा। ये जियाओ ने अपने दांत भींच लिए और पागलों की तरह 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक की पहली परत घुमाई। उन्होंने ज़ेडलोट्स भी निकाला और उससे निगल लिया, जिससे उन्हें अपने शरीर के दर्द को कम करने में मदद मिली। खुश! जब ग्रीन फ्लेम पाइथन एक बार फिर अपना मुंह खुला रखते हुए उसकी ओर झपटा, तो ये जियाओ ने भी हमला करने की पहल की। दिव्य ड्रैगन के पंख! ये जियाओ की पीठ से सुंदर काले ड्रैगन पंखों की एक जोड़ी निकली और उसे फड़फड़ाते हुए ये जियो ग्रीन फ्लेम पाइथन के हमले से बचते हुए हवा में उड़ गई। ग्रीन फ्लेम पाइथन के हमले से बचने के बाद ये जियाओ ने अपने ड्रैगन के पंजे आगे बढ़ाते हुए ग्रीन फ्लेम पाइथन के पीछे तेजी से उड़ान भरी। पवित्र उंगली कला! एक बड़े खतरे को भांपते हुए ग्रीन फ्लेम पायथन ने ये जियाओ की ओर अपनी पूंछ घुमाई। वह ये जियाओ के हमले से बचने में असमर्थ था, इसलिए उसने अपनी पूंछ से ये जियाओ पर हमला करने का फैसला किया। सांप की पूंछ सीधे ये जियाओ के पंजों को निशाना बनाते हुए निकल गई। टकराना! ची! दोनों के वार आपस में टकरा गए। ये जियाओ की ड्रैगन उंगली सीधे ग्रीन फ्लेम पायथन की पूंछ में घुस गई। ये जियाओ की ड्रैगन उंगली ग्रीन फ्लेम पायथन की पूंछ में छेद करने के बाद नहीं रुकी। वह तब तक चुपती रही जब तक कि उसकी उंगली ग्रीन फ्लेम पायथन की पूंछ के दूसरी तरफ से बाहर नहीं आ गई, जिससे उसमें एक बड़ा छेद हो गया। गर्जन! आह! ये जियाओ और ग्रीन फ्लेम पाइथन दोनों दर्द से एक साथ दहाड़े और चिल्लाए। ग्रीन फ्लेम पायथन दहाड़ने लगा क्योंकि ये जियो के हमले के कारण उसे गंभीर चोट लगी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये जियाओ का हमला, जो उसकी नज़र में चींटी के हमले जैसा था, उसे इस हद तक घायल करने में कामयाब रहा। दूसरी ओर ये जियाओ चिल्लाया क्योंकि उसे लगा कि उसका कंधा नरक की तरह जल रहा है। उसे महसूस हुआ कि न केवल उसका कंधा बल्कि उसका लगभग आधा शरीर जल रहा था, मानो कोई भयानक ज्वाला उसे जला रही हो। उसके शरीर के प्रभावित आधे हिस्से पर उसका एकमात्र अप्रभावित हिस्सा उसका हाथ था, जो अब एक अजगर के पंजे बन गया था। केवल यह अप्रभावित था। ये जियाओ ने करीब से देखा और पाया कि उसके शरीर के केवल वे हिस्से जल रहे थे जो ग्रीन फ्लेम पायथन के खून के संपर्क में आए थे। अध्याय 139 एजियो ड्रैगन कंट्री में वापस। ग्रीन फ्लेम पायथन, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इसका आग की लपटों से कुछ लेना देना होना चाहिए। लेकिन शुरू से ही इसने कभी भी अपनी लौ का उपयोग करके ये जियो पर हमला नहीं किया। केवल अब ये जियाओ को समझ में आया कि ग्रीन फ्लेम पायथन का खून उसके बीस्ट फायर से कम नहीं था। ये जियाओ खड़ा हुआ और एक बार फिर ग्रीन फ्लेम पायथन के सिर पर हमला किया, उसे मारना चाहा। उसके पास बीस्ट फायर था और इसके कारण भले ही उससे लगा कि उसका आधा शरीर तीव्रता से जल रहा था, वास्तव में ये ग्रीन फ्लेम पायथन के खून के प्रभाव के कारण सिर्फ उसकी भावनाएं थीं। बीस्ट फायर के कारण वह वास्तव में जलने से बचने में कामयाब रहा। ग्रीन फ्लेम पायथन के खून के जलने के प्रभाव को उसकी बीस्ट फायर ने अवशोषित कर लिया, जिससे उसे थोड़ा आराम मिला। फायर क्लोन! पवित्र उंगली कला! तुरंत ये जियाओ के शरीर से आग की 5 गेंदें निकली और आग के क्लोनों में बदल गईं, और फिर उसके सहित सभी आग के क्लोनों ने पवित्र फिंगर आर्ट्स के साथ ग्रीन फ्लेम पायथन पर हमला किया। उसके सभी अग्नि क्लोनों में उसकी युद्ध कौशलता का 90% हिस्सा था। उनका और उनके फायर क्लोन का ये हमला कोई छोटी बात नहीं थी,
भले ही प्रतिद्वंद्वी 5वीं कक्षा का जादुई जानवर था। हिस, गर्जन, ग्रीन फ्लेम पायथन आने वाले हमलावरों पर दहाड़ने लगा। इसने एक बार फिर अपनी घायल पूंछ घुमाई जो ये जियाओ के 5 अग्नि क्लोनों में से 2 से टकरा गई। गर्जन, वे 2 अग्नि क्लोन तुरंत चकनाचूर हो गए। फायर क्लोन बीस्ट फायर के साथ मैरियट फायर इमेज तकनीक में ये जियो के प्रशिक्षण का परिणाम थे। जब फायर क्लोन ग्रीन फ्लेम पायथन की पूंछ से टकराकर बिखर गए तो बीस्ट फायर ने तुरंत उसकी पूंछ को जलाना शुरू कर दिया। और ठीक इसी समय अन्य 3 अग्नि क्लोनों की पवित्र फिंगर आर्ट भी ग्रीन फ्लेम पायथन के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर उतरी। गर्जन, वह दर्द से दहाड़ने लगा, लेकिन इसी समय ये जियो भी ग्रीन फ्लेम पायथन के सामने आ गया और उस पर हमला कर दिया। उसकी उंगली जो अब एक ड्रैगन की उंगली थी, सीधे ग्रीन फ्लेम पायथन के सिर में घुस गई। गर्जन, ग्रीन फ्लेम पायथन ने अपनी जलती हुई पूंछ ये जियाओ की ओर घुमाई। बीच में उसकी पूंछ अन्य 3 अग्नि क्लोनों से टकरा गई जो टक्कर के क्षण में बिखर गई और बीस्ट फायर ग्रीन फ्लेम पायथन के शरीर पर और फैल गया। टकराना, ये जियो ग्रीन फ्लेम पाइथन के इस हमले के लिए तैयार नहीं था और इस वजह से वह उससे बच नहीं पा रहा था। ग्रीन फ्लेम पायथन की पूंछ एक बार फिर उसके शरीर पर आ गिरी और वह उड़ गया। बूम! वाह! वह एक पेड़ से टकरा गया और मुंह से खून की उल्टी कर दी। इस बार तो उसमें खड़े होने की भी ताकत नहीं थी। वह जमीन पर लेटा रहा और ग्रीन फ्लेम पायथन को देखता रहा जो धीरे धीरे उसकी ओर रेंग रहा था। अरे, क्या मैं यहां मरने जा रहा हूं? ये जियाओ ने अपने दिल में शाप दिया। उसने देखा जैसे ग्रीन फ्लेम पायथन धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था। जब ग्रीन फ्लेम पाइथन ये जियाओ से लगभग 5 मीटर की दूरी पर था तो उसका सिर जो ऊंचा था और वह रेंगते हुए उसकी ओर आ रहा था, अचानक जमीन पर गिर गया। क्या हुआ? ये जियाओ ने ग्रीन फ्लेम पायथन को देखा जो अब जमीन पर ऐसे पड़ा था जैसे कि वह एक लाश हो। तभी अचानक उसकी नजर बीस्ट फायर पर पड़ी जो अभी भी धीरे धीरे ग्रीन फ्लेम पाइथन के बड़े शरीर पर फैल रही थी और उसे धीरे धीरे जला रही थी। ग्रीन फ्लेम पायथन की त्वचा, यही कारण है कि इसे सीधे बीस्ट फायर से जलाना लगभग असंभव था। लेकिन बीस्ट फायर फिर भी उसे मारने में कामयाब रहा। कैसे? उसके मन में अचानक एक प्रश्न कौन था? क्या ये? अचानक जैसे ये जियाओ को कुछ याद आया, उसने अपना सिर उठाया और बीस्ट फायर को गौर से देखा और फिर उसकी आंखें चमक उठीं। तो यह ऐसा ही है। ये जियाओ का मुंह अचानक घूम गया और उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। जब उसे लगा कि उसका आधा शरीर जल रहा है, उस समय उसके शरीर के भीतर मौजूद बीस्ट फायर ने अचानक ग्रीन फ्लेम पायथन के खून के जलने के प्रभाव को अवशोषित कर लिया, जिससे उसे आराम महसूस हुआ। जब बीस्ट फायर ने ग्रीन फ्लेम पायथन की पूंछ पर फायर किया तो वहां पहले से ही ये जियो की पवित्र फिंगर आर्ट द्वारा बनाया गया एक बड़ा छेद था। उस छेद से खून भी रिस रहा था। बीस्ट फायर ने सीधे ग्रीन फ्लेम पायथन के खून से जलने वाले प्रभाव को अवशोषित करना शुरू कर दिया। उसके बाद ये जियो ने एक बार फिर उसे घायल कर दिया और ग्रीन फ्लेम पायथन के सिर पर अपनी उंगली चुभा दी, जिससे वह बेहद कमजोर हो गया। उस पर हमला करने के लिए ग्रीन फ्लेम पायथन ने एक बार फिर अपनी पूंछ घुमाई और इस प्रक्रिया में उसने अन्य 3 अग्नि क्लोनों को चकनाचूर कर दिया। इसके कारण आग के कुछ कण ग्रीन फ्लेम पायथन के सिर और उसके शरीर के दूसरे हिस्से पर भी गिरे, जिसने उसके रक्त से जलन के प्रभाव को अवशोषित करना शुरू कर दिया, जिससे वह और कमजोर हो गया। अंत में बीस्ट फायर के तीव्र अवशोषण के कारण इसकी जीवन शक्ति गायब हो गई और यही जियो से 5 मीटर की दूरी पर मर गई। ये जियो खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा था कि न केवल वह 5वीं कक्षा के जादुई जानवर के हमले के तहत जीवित रहने में सक्षम था, बल्कि वह 5वीं कक्षा के जादुई जानवर की एक और लाश भी प्राप्त करने में सक्षम था। एजियो ड्रैगन कंट्री अल्केमिस्ट एसोसिएशन अल्केमिस्ट एसोसिएशन की बिल्डिंग के सामने एक युवक खड़ा होकर काफी देर से 2 शब्दों अल्केमिस्ट एसोसिएशन को देख रहा था। आखिरकार उसने एक लंबी सांस ली और इमारत के अंदर कदम रखा। वह अपने रास्ते पर नहीं रुका, सीधे सीढ़ियों पर पहुंचा, ऊपर जाना चाहता था। वहीं रुक जाओ। इसी समय एक परिचारक ने उसे रोका। वह युवक रुका और परिचारक की ओर देखने लगा। आप कहां जा रहे हैं?
केवल वे लोग जो अपने लिए रिफाइन पिल्स का अनुरोध करना चाहते हैं अगली मंजिल तक जा सकते हैं। लेकिन जाने से पहले उन्हें पहले वहां काउंटर पर पंजीकरण कराना होगा। यदि आप यहां किसी कीमियागर से अनुरोध करने आए हैं अपने लिए गोलियां परिष्कृत करें, फिर वहां जाएं और पहले पंजीकरण कराएं, तभी आप ऊपर जा सकते हैं। अटेंडेंट ने युवक को समझाया। वह युवक परिचारक की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, मैं यहाँ कीमियागर से मेरे लिए गोलियां परिष्कृत करने का अनुरोध करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ अपने गुरु से मिलने आया हूँ। गुरुजी, आपका गुरु कौन है? अटेंडेंट ने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा। मैं भी अपने गुरु का नाम नहीं जानता, लेकिन हर कोई उन्हें ग्रैंड मास्टर वांग कहता है। उस युवक ने शर्मिंदगी से अपनी नाक रगड़ी, आखिरकार उसे अपने मालिक का नाम भी नहीं पता था। ग्रैंड मास्टर वांग। परिचारक ने आश्चर्यचकित दृष्टि से युवक की ओर देखा और कहा, क्या आप किसी भी तरह से युवा मास्टर येजियो हैं? युवा मास्टर। युवक को आश्चर्य हुआ कि परिचारक ने उसे युवा मास्टर कहा। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं ये जियाओ हूँ। हाँ, युवा मास्टर, आप अंततः यहाँ हैं। ग्रैंड मास्टर वांग ने हमें आपके बारे में पहले ही बता दिया था। वह तीसरी मंजिल पर सबसे बाईं ओर के कमरे में है। उस परिचारक ने हंसते हुए उसे जाने के लिए कहा। ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया और सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया, ऊपर जाने लगा। ग्रीन फ्लेम पायथन को मारे हुए उसे लगभग 1 महीना हो गया है। अपनी चोटों से उबरने के बाद उसने ग्रीन फ्लेम पायथन की लाश को खा लिया और फिर क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट के गहरे हिस्से की ओर बढ़ता रहा। रास्ते में उसकी मुलाकात अनगिनत जादुई जानवरों से हुई। उसने तीसरे चरण के ऊपर मिलने वाले हर जादुई जानवर को मार डाला। उसने हर तीसरी श्रेणी के जादुई जानवरों को संग्रहित किया और यहां आते समय हर चौथी श्रेणी के जादुई जानवरों को खा गया। वह 5वें चरण या उससे ऊपर के किसी भी जादुई जानवर से बचता था। जब वह क्लाउड स्मोक 1 के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचा तो उसने एक गुफा के मुहाने पर छठी कक्षा के 2 जादुई जानवरों को सोते हुए देखा। जाहिर है वे 2 जादुई जानवर युगल थे। ये जियाओ ने उन्हें परेशान नहीं किया क्योंकि उसका दिमाग सही जगह पर था। वह और भी गहराई में गया और उसने 7वीं कक्षा का एक जादुई जानवर भी देखा। वह उन्हें दूर से ही टालता रहा। 2 सप्ताह और 3 दिनों की यात्रा के बाद वह अंततः घाटी पर पहुंचा और अपने एक ही हमले से बर्बरीक बुल्स राजा को मार डाला। अपना बदला लेने के बाद उसने उसे वहीं खा लिया और फिर अपनी यात्रा जारी रखी। उसने जादुई जानवरों को मारकर उनकी लाशें जमा कर ली और उन्हें मारकर खा भी गया। अंततः वह कोहरे के बादल के स्थान पर पहुंच गया। इसके बाद वह सीधे एजियो ड्रैगन कंट्री की ओर भागे और यहां पहुंचे। 4 महीने की समयावधि पूरी होने में अभी 1 दिन बाकी था। इस 1 महीने की यात्रा में उसकी ताकत भी कई गुना बढ़ गई। न केवल उसने मार डाला और खा गया, बल्कि उसे स्वर्ग और पृथ्वी के कई खजाने, कई आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और साथ ही कई आध्यात्मिक फल भी मिले। अध्याय 140 हथियार तलवार का इरादा बदले। यहाँ एजियो ड्रैगन कंट्री के रास्ते में ये जियाओ ने न केवल जादुई जानवरों को मार डाला और उन्हें खा लिया, बल्कि उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी के कई खजाने, कई आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और साथ ही कई आध्यात्मिक फल भी मिले। उन्होंने अपने लिए कुछ गोलियां परिष्कृत की। उसने न केवल जादुई जानवरों को खाकर अपनी ताकत बढ़ाई, बल्कि अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कई गोलियां और आध्यात्मिक फल भी निगल लिए। इतना कुछ करने के बाद आखिरकार उन्होंने वह आवश्यक ताकत हासिल कर ली जो ग्रैंडमास्टर वांग ने उनके लिए स्थापित की थी। वह अब ओरिजिन कोर दायरे के पीक 9वें चरण में एक मार्शल आर्टिस्ट थे। केवल 1 महीने में उन्होंने अपनी खेती को 4 चरणों तक बढ़ा लिया। इसे हासिल करना काफी मुश्किल था, लेकिन फिर भी किसी तरह ये जियाओ ऐसा करने में कामयाब रही। जब उन्होंने एजियो ड्रैगन कंट्री को छोड़ दिया और क्लाउड स्मोक फॉरेस्ट में प्रवेश किया, तो उस समय उन्होंने सोचा कि वह न केवल अपने गुरु ग्रैंडमास्टर वांग द्वारा स्थापित आवश्यक ताकत हासिल कर सकते हैं, बल्कि वह मार्शल किंग दायरे में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वह मार्शल किंग दायरे में प्रवेश कर सकता था यदि उसकी ताकत मूल कोर दायरे के 4थे चरण से मूल कोर दायरे के पहले चरण में वापस नहीं आती। दस्तक। ये जियाओ उस कमरे के सामने पहुंचा जहां उसका मालिक इस समय था। अंदर आएं।
एक बुरी आवाज सुनाई दी, चीख। ये जियाओ ने दरवाजे को धक्का दिया और चीख की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। वह अंदर गया और देखा कि उसका मालिक गोलियां परिष्कृत कर रहा था, इसलिए उसने उसे परेशान नहीं किया और चुपचाप इंतजार करता रहा। ग्रैंड मास्टर वांग ने भी यह नहीं देखा कि यह कौन था। वह गोली को परिष्कृत करना जारी रखता है क्योंकि वह इस समय अपना ध्यान नहीं भटका पाता है। यदि उसने ऐसा किया तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि गोलियों का मिश्रण विफल हो जाएगा और कड़ाही फट जाएगी। लगभग 1 घंटे बाद ग्रैंड मास्टर वांग ने अंततः अपनी कीमिया संबंधी चीजें पूरी कर ली। गोलियों को गोली की बोतल में डालने के बाद वह उस व्यक्ति की ओर देखने के लिए पीछे मुड़ा जो 1 घंटे पहले इस कमरे में आया था। ये जियो, तुम वापस आ गए। ग्रैंड मास्टर वांग मुस्कुराए जब उन्होंने देखा कि यह उनका शिष्य था जो उनका इंतजार कर रहा था। मालिक, ये जियाओ ने उनका अभिवादन किया। हम उत्पत्ति कोर क्षेत्र के चरम 9वें चरण। आपने वास्तव में मुझे आश्चर्यचकित कर दिया है। केवल 4 महीनों में आपकी ताकत क्यूई संघनन क्षेत्र के 7वें चरण से उत्पत्ति कोर क्षेत्र के चरम 9वें चरण तक बढ़ गई है। यहां तक कि ऊपरी में भी सचमुच ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इसे हासिल कर सकते हैं। ग्रैंड मास्टर वांग ने ये जियाओ की खेती की जांच करते हुए अपना सिर हिलाया। ऊपरी क्षेत्र। ये जियाओ ने असमंजस में अपने मालिक की ओर देखा। अपर रियलम एक ऐसा शब्द था जिसे उसने पहले कभी नहीं सुना था। आप अभी भी बहुत कमजोर हैं। जब आप कम से कम 9वें चरण के मार्शल सम्राट दायरे के मार्शल कलाकार बन जाएंगे तो मैं आपको ऊपरी दायरे के बारे में बताऊंगा। ग्रैंड मास्टर वांग को एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ ऐसा गलत बोल दिया है जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। उन्होंने ये जियाओ को कुछ भी नहीं समझाया बल्कि उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कहा। ठीक है गुरु, आप मुझे गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने का स्थान देने के बारे में राजा और 5 महान संप्रदायों के संप्रदाय नेताओं के साथ कब बात करने जा रहे हैं? मैं उनसे पहले ही बात कर चुका हूं। उन्होंने एक शर्त रखी है। एक शर्त? हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे एजियोर ड्रैगन कंट्री को 15 स्थान दिए गए हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि वे पहले 14 उम्मीदवारों का चयन करेंगे और वे आपको अंतिम स्थान दे सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको इसके खिलाफ लड़ाई जीतनी होगी 14 उम्मीदवारों में से एक। 14 उम्मीदवारों में से किसी एक के खिलाफ लड़ाई जीतें। ये जियाओ ने धीरे से बुदबुदाया और फिर अपना सिर उठाया और कहा, मास्टर मैं तैयार हूं। ग्रैंड मास्टर वांग ने अपने दाहिने हाथ से अपनी दाढ़ी को सहलाया, फिर हंसे और कहा, ठीक है तो हम कल वहां जाएंगे। कल वह दिन है जब 5 महान संप्रदाय और शाही परिवार स्थानों के लिए एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे। इस प्रतियोगिता में भाग लेना है। आपको केवल चयनित 14 उम्मीदवारों में से एक के खिलाफ लड़ना है और उसके खिलाफ जीतना है। मैं करूंगा मास्टर, ये जियाओ ने आत्मविश्वास से कहा। उसने अपनी तलवार निकाली, उसे देखा और कहा, मास्टर मैं ट्रेजर पवेलियन जा रहा हूं। मुझे तलवार की तकनीक ढूंढनी होगी, अन्यथा यह इस तरह की हाई ग्रेड स्पिरिट रैंक तलवार की बर्बादी होगी। पिछली बार प्रतियोगिता में आपकी लड़ाई से मुझे आपकी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक का पता चला, यानी क्या आपको पता चला कि वास्तव में तलवार आपके लिए उपयुक्त नहीं है? ग्रैंड मास्टर वांग ने ये जियो की ओर देखा और कहा कि एक समस्या का पता चला है। क्या? ये जियाओ ने भ्रमित दृष्टि से अपने मालिक की ओर देखा। मैं आपको यह उस समय बताना चाहता था जब मैं आपको उस गुप्त क्षेत्र के बारे में बता रहा था जिसे ग्रेनजिया साम्राज्य द्वारा खोजा गया था, लेकिन मैं आपको बताना भूल गया। मुझे लगता है कि आपको तलवार को अपने मुख्य हथियार के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। आपको बदलना चाहिए किसी अन्य हथियार के लिए। मास्टर, जब मैं बच्चा था तभी से मैं एक तलवारबाज बनना चाहता था। मैं तलवार चलाना चाहता था और इस दुनिया में साहसिक कार्य करना चाहता था। ऐसा कैसे हो सकता है कि तलवार मेरे लिए उपयुक्त नहीं है? ये जियाओ अपने गुरु ग्रैंड मास्टर वांग द्वारा कहे गए शब्दों को सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। हालांकि वह जानता है कि उसने जो कहा वह गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि ग्रैंड मास्टर वांग उसके गुरु थे और उससे कहीं अधिक अनुभवी थे, लेकिन अवचेतन रूप से ये जियो अभी भी तलवार नहीं छोड़ना चाहता। हाँ, मैं आपके मन को जानता हूँ।
तलवारों के बारे में आपकी अलग अलग कल्पनाएं हैं, लेकिन वास्तव में मेरी राय में तलवार के साथ रहना आपके भाग्य में नहीं है। ग्रैंडमास्टर वांग ने एक पल के लिए रुककर ये जियो की ओर देखा और कहा, आप तलवार का इस्तेमाल ज्यादातर सीधे वार करने या सीधे काटने के लिए करते हैं। ये बिल्कुल भी लचीली नहीं है। आप अपने लिए एक बहाना ढूंढ सकते हैं कि आपने कभी तलवार कला नहीं सीखी है। लेकिन मैं आपको सच बता सकता हूं, मैंने दुनिया देखी है और एक नज़र में बता सकता हूं कि कोई व्यक्ति हथियार का उपयोग करने के लिए उपयुक्त है या नहीं। यदि आप इसके बारे में ध्यान से सोचें, तो जब आप किसी के खिलाफ लड़ते हैं, तो क्या आप तलवार को एक प्रकार के भाले के रूप में अपने हाथ में लेते हैं और आप हमेशा इसे आगे पीछे करते रहते हैं। ये जियाओ के शब्दों में संघर्ष सुनकर ग्रैंडमास्टर वांग हंसे और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ये सच प्रतीत होता है। लेकिन गुरु, जब आप सोचते हैं कि मैं तलवार के लिए उपयुक्त नहीं हूं, तो मुझे किस हथियार का उपयोग करना चाहिए? सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ये जियाओ ने यह भी पाया कि उसके गुरु ने जो कहा वह वास्तव में कुछ ऐसा था जिससे उसके पास खंडन करने का कोई कारण नहीं बचा। हालांकि उसे तलवारें पसंद थीं, लेकिन किसी कारण से युद्ध के दौरान तलवारों से अंजाम देने के लिए वह सभी चालें जो वह अपने दिमाग में सोच रहा था, कोई भूमिका नहीं निभा सकी। उसने बस भाले की तरह तलवार ली और उस पर चारों ओर वार किया और उसे बेतरतीब ढंग से काट दिया। तलवार के साथ उसकी कोई लय नहीं थी। आम तौर पर कहें तो बहुत से लोग सबसे पहले पूर्वाग्रह से ग्रसित होना पसंद करते हैं, खासकर जब वे देखते हैं कि दूसरे लोग किसी खास तरह के हथियार का इस्तेमाल स्वतंत्र रूप से और आसानी से करते हैं। लेकिन वास्तव में बहुत से लोग इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि वे उपयुक्त हैं या नहीं। उदाहरण के लिए, आप जैसे किसी व्यक्ति के लिए तलवार सिर्फ एक प्रकार का जुनून है। जैसा कि आपने कहा था, आप बचपन से ही तलवार को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, आपकी यह इच्छा एक प्रकार की जुनून बन गई। जुनून। आपको किस प्रकार के हथियार का उपयोग करना चाहिए? मुझे लगता है कि आपको अपने हथियार के रूप में एक भाला चुनना चाहिए। आखिरकार, अवचेतन रूप से आप अपनी तलवार से वार करते हैं जैसे कि यह एक भाला है। आपको एक भाले का उपयोग करना चाहिए और इसके साथ अभ्यास करना चाहिए। यदि एक भाला तुम्हारे लिए उपयुक्त है, तो तुम तुरंत उससे बहुत से ऐसे काम कर सकोगे जो तुम तलवार से नहीं कर सकते। हाँ, लिन हाओ, वो लड़का तलवार के लिए अधिक उपयुक्त है। ऐसा लगता है जैसे वह तलवार चलाने के लिए ही पैदा हुआ है। उसने इतनी कम उम्र में तलवार मार्ग का दूसरा चरण भी हासिल कर लिया है। ग्रैंडमास्टर वांग ने विस्तार से बताया कि ये जियो को अपने हथियार के रूप में क्या उपयोग करना चाहिए। उन्होंने ये जियाओ को लिन हाओ के बारे में कुछ ब्रेकिंग न्यूज भी बताई। क्या तलवार मार्ग का दूसरा चरण? क्या उसने केवल तलवार मार्ग का पहला चरण तलवार प्रकाश ही हासिल नहीं किया है? और वैसे गुरु, तलवार मार्ग का दूसरा चरण क्या है? ये जियाओ से आश्चर्य से पूछा गया। लिन हाओ की ताकत किसी कारण से तेजी से बढ़ रही थी। वह लिन हाओ के बारे में उत्सुक था, लेकिन उससे ईर्ष्या महसूस नहीं कर रहा था। और वैसे भी उसे लिन हाओ के प्रति ईर्ष्या क्यों महसूस होनी चाहिए? आखिरकार उसके पास स्वर्गीय मोती जैसा स्वर्ग विरोधी खजाना है। ये पहले था। लेकिन अब लिन हाओ ने तलवार मार्ग की ओर एक बड़ी प्रगति की है और तलवार मार्ग के दूसरे चरण तलवार इरादे को समझ लिया है। ग्रैंडमास्टर वांग हंसे और अपनी लंबी सफेद दाढ़ी को सहलाते हुए समझाया।